तो शुरुआत करते हैं आज अग्रपाद की अस्थियां। ठीक। तो अग्रपाद की अस्थियों के बारे में बात करेंगे। एक मिनट बस। चलिए देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कि अग्रपाद की कौन कौन सी अस्थियां होती हैं। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कि जो उपांग हैं, ठीक है, वो कौन से कंकाल में आते हैं? उपांगीय कंकाल के अंतर्गत आते हैं। ठीक। तो उपांगीय कंकाल का जो पहला भाग है वो है अग्रपाद की अस्थियां। तो जिसमें सबसे पहली अस्थि होती है अग्रपाद की स्कैपुला। दूसरी अस्थि ह्यूमरस। नंबर 3 रेडियस। और साथ में होती है अल्ना, इसलिए रेडियस अल्ना को हम साथ में ही लिखते हैं। रेडियस अल्ना के बाद छोटी छोटी अस्थियां होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कार्पल्स। कार्पल्स के बाद आती हैं मेटाकार्पल। और फिर आती हैं फेलेंजेज। जिसमें 3 अस्थियां होती हैं, फर्स्ट फेलेंक्स, सेकंड और थर्ड। इस तरह से हम इन सभी अग्रपाद की अस्थियों के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं शुरुआत करते हैं स्कैपुला से। देखिए, तो किस तरह से व्यवस्थित होती हैं? इस तरह से ये सभी अस्थियां व्यवस्थित होती हैं। पहली हो गई ये स्कैपुला, नंबर 1। नंबर 2 ये ह्यूमरस हो गई। नंबर 3 रेडियस अल्ना। नंबर 4 पर यहाँ ये तो हो गई रेडियस अल्ना, और ये वाली अस्थि हो गई मेटाकार्पल्स। तो दोनों के बीच में इस वाले स्थान पर छोटी छोटी अस्थियां होती हैं जो 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। ठीक है। जो छोटी छोटी अस्थियां होती हैं वो 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कार्पल्स। इसके बाद ये लंबी अस्थियां आ जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स। और फिर आ जाती हैं अंगुलास्थियां। ठीक है। जिनको हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैलेंजर। चलिए, ये है अपनी प्रथम अग्रपाद की पहली अस्थि स्कैपुला। तो जो स्कैपुला है, ठीक है, इस तरह से होती है ये अस्थि। और जैसा कि आकार में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये किस प्रकार की अस्थि होती है? एक त्रिकोणाकार। इस तरह से हमें यहाँ पर ये जो दिखाई दे रही है एक शेप कैसी है? ये त्रिकोणाकार। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन के हिसाब से बात करें, जिस तरह से हमने अस्थियों का क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि लंबी अस्थियां, छोटी अस्थियां, चपटी अस्थियां, ठीक है, न्यूमेटिक बोन, विसरल बोन, तो उसके आधार पर ये किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? चपटी अस्थियों के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो अस्थियों का जो प्रकार है उसके अंतर्गत ये कौन सी अस्थि के अंतर्गत आती है? चपटी अस्थि के अंतर्गत आती है। आकार के अनुसार देखें तो इसका आकार कैसा हो जाता है? त्रिकोणाकार होता है। दूसरा है स्थिति, यानी स्थित कहां पर रहती है, शरीर में स्थित कहां पर रहती है। तो इसकी स्थिति को बोला जाता है क्रेनियो लेटरल ऑफ थोरैक्स। ठीक है। और इसकी जो पोजीशन है, यानी जो स्थिति है, वो कैसी होती है? डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। डाउनवर्ड फॉरवर्ड का नीचे मतलब हो गया कि ये अस्थि ऊपर से शुरू होती है, नीचे की ओर आती है। ठीक है। नीचे की ओर आ रही है और साथ में कहाँ गति कर रही है? आगे की ओर जाते हुए नीचे आती है। ठीक है। कैसे? देखो, इसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज तो हो गई, क्या है? क्रेनियोलेटरल ऑफ थोरैक्स। ठीक है। जैसे कोई गाय भैंस है, ठीक, ये वाला भाग हो गया। ठीक।
तो यहां पर ये अस्थि इस तरह से व्यवस्थित होती है। ठीक है, तो ये क्या है, क्रेनियोलेटरल यानी सिर के पास की ओर है, यानी क्रेनियल साइड की ओर। लेटरल माने साइड में, क्रेनियल माने आगे की ओर, सिर के ज्यादा पास है, और लेटरल माने पार्श्व स्थिति में स्थित होती है। ठीक है, किसके, थोरैक्स। तो थोरैक्स वाले यानी वक्षीय क्षेत्र वाले भाग में ये स्थित होती है। तो थोरैक्स के यानी वक्षीय क्षेत्र के, तो जो वक्षीय क्षेत्र है उसके सापेक्ष हम बात कर रहे हैं। तो कहां पर है, ये क्रेनियल भाग में है, और कहां पर है, साथ में पार्श्व भाग में। ठीक है, लेटरल साइड में स्थित होती है। अब यहां से शुरुआत होती है इसकी। ठीक है, तो इसकी गति किस तरह से हो रही है, इस तरह से। तो ये कहां गति कर रही है, नीचे की तरफ तो आ रही है, ये यहां से शुरू हुई, और कहां बढ़ रही है, आगे की ओर। तो इसलिए इस पोजीशन को बोल देते हैं हम डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ आ रही है, और फॉरवर्ड। यदि ये इसी तरह से होती तो ये क्या हो जाती, नीचे की तरफ आ रही है लेकिन पीछे की तरफ गति कर रही है। ठीक है, हेड को हम, ये हेड वाला हिस्सा हो गया किसी भी पशु का। ठीक है, और ये पीछे टेल वाला भाग हो गया। तो जो ये अस्थि है, इसकी जो पोजीशन है, ठीक, तो वो कैसे गति कर रही है, नीचे की ओर आ रही है, लेकिन कहां बढ़ रही है, सिर की ओर जा रही है, आगे की ओर गति कर रही है। इस तरह से इसकी स्थिति है कि ये साइड में लगी हुई है, लेकिन आगे की ओर झुकाव इसका होता है। तो इसलिए इस स्थिति को हम बोल देते हैं डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, यानी नीचे की ओर गति कर रही है, लेकिन गति कहां हो रही है, आगे की ओर। ठीक है, नीचे के साथ साथ कहां गति कर रही है, आगे की ओर। यदि यही गति पीछे की तरफ होती तो इसको क्या बोल देते हैं हम, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड बोल देते। आगे दूसरी अस्थियों में हम बात करेंगे इसी तरह से। तो देखिए, तो ये स्थिति कैसी हो गई, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड हो गई। चलिए सर, ये तो बात हो गई स्कैपुला की आकृति और स्थिति के बारे में। आकृति कैसी है इसकी, चपटी और त्रिकोणाकार है। स्थिति क्रेनियोलैटरल है। ठीक है, यानी सिर के पास होती है और पार्श्व स्थिति में स्थित होती है, किसके, वक्षीय क्षेत्र के। और इसकी पोजीशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैसी है, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। सतह की बात करें तो चपटी अस्थि है। चपटी अस्थि की कितनी सतह होंगी, दो। ठीक है, हमने बात की थी कि यहां पर हम दो सतहों का उपयोग कर रहे हैं मुख्य रूप से, लेटरल और मीडियल। तो लेटरल सतह किसे बोलते हैं, मीडियल सतह किसे कहते हैं। तो जब हम जो शरीर की काटों के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, तो हमने बात की थी कि एक होती है शरीर की मध्य काट, मीडियन प्लेन। इसे कह रहे थे हम, किसी भी जीव के शरीर की वह काट। ठीक है, यहाँ कहें कि शरीर की वह काट जो शरीर को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, तो वह काट क्या कहलाती है, मीडियन प्लेन कहलाता है, या मध्य काट कहलाती। ठीक है, तो मध्य काट किसे बोल रहे थे, वह काट जो शरीर को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो अब इसी के आधार पर यहां पर इसके लेटरल और मीडियल भागों के नाम दिए गए हैं। तो इस स्केपुला का वह भाग जो मध्य काट की ओर स्थित है, ठीक है, वह कहलाएगा मीडियन प्लेन। और जो बाहर से दिखाई देता है, जब हम साइड में खड़े रहते हैं तब हमें दिखाई देता है, जैसे इस स्केपुला में हम देखें, तो ये वाला जो हिस्सा है हमें कहां से दिखाई दे रहा है, साइड में खड़े होने पर दिखाई देता है। एक इसकी दूसरी साइड है जो उधर की तरफ है, जो कहां है, शरीर से सट करके चिपकी हुई है। ठीक है, और ये सतह हमें कब दिखाई दे रही है, जब हम बाहर की तरफ बगल में खड़े हुए हैं जानवर के। तो दूसरी जो सतह है वो तो किधर की ओर है, शरीर की मध्य काट की ओर है, और ये कहां पर है, पार्श्व भाग की ओर है। तो जो दूसरी साइड है जो मध्य काट की ओर है, उसको तो बोलेंगे हम मीडियल, इसका सरफेस बोलेंगे। और जो इधर की तरफ है, जो हमें साइड से दिखाई दे रही है, पार्श्व में बगल में खड़े होने पर दिखाई देती है, उसे हम बोलते हैं लेटरल सरफेस। तो इस तरह से यहां पर दो सरफेस होती हैं, लेटरल और मीडियल। ठीक है, एंगल की बात करें तो तीन एंगल होते हैं इसके। ठीक है, कौन कौन से, देखिए, क्रेनियल, कॉर्डल और डिस्टल। अब जो ये स्केपुला है,
ये जो दिखाई दे रही है, ठीक है, ये कौन से पैर की स्कैपुला है? क्योंकि हमने अभी बात की थी कि जो स्कैपुला की पोजीशन होती है वो कैसी होती है, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी पोजीशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये राइट पैर की स्कैपुला है, यानी जानवर इधर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है और हम बगल में खड़े होकर के देख रहे हैं। तो हमें स्कैपुला इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ आगे की तरफ क्या हो गया, यहाँ पर हेड हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, इधर की तरफ टेल वाला भाग। तो हम जब इस स्कैपुला को देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सिर की तरफ का एंगल किसे बोलते हैं, दो किनारों के मध्य बना हुआ एंगल क्या कहलाता है, कौन कहलाता है, जहां पर दो किनारे आकर के मिलते हैं। तो देखो, एक तो ये वाला किनारा हो गया इस स्कैपुला का, दूसरा किनारा ये ऊपर वाला हो गया, और तीसरा किनारा ये हो गया, ठीक है। तो किनारों की बात करें, यानी बॉर्डर की बात करें, तो इसके तीन बॉर्डर होते हैं, ठीक। आग ये सबसे ऊपर का बॉर्डर इसका, ये क्या कहलाता है, डोर्सल बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब होता है किनारा। भाई हम इसके सहारे सहारे चल रहे हैं, ठीक है। जैसे किस कोई भी नदी होती है, तो नदी की एक पार पर हम चलते हैं तो वो क्या कहलाता है, उस नदी का किनारा कहलाता है। इसी तरह से हम इस अस्थि के जो सहारे सहारे वाला भाग है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, इसका किनारा कहलाएगा। तो जो ऊपर की तरफ है, डोर्सल सरफेस की तरफ है, वो डोर्सल बॉर्डर हो गया, यानी किनारा हो गया। आगे की ओर वाला क्या कहलाएगा, इसका एंटीरियर बॉर्डर कहलाएगा। पीछे वाला क्या कहलाएगा, पोस्टीरियर बॉर्डर कहलाएगा। तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया इसका, और ये हो गया इसका एंटीरियर बॉर्डर। तो हम बॉर्डर की बात करें या किनारे की बात करें, तो स्कैपुला में कितने बॉर्डर हो गए, कौन कौन से, डोर्सल सरफेस की तरफ, पीठ की तरफ वाला भाग डोर्सल बॉर्डर, आगे की तरफ वाला किनारा एंटीरियर बॉर्डर, पीछे की तरफ वाला बॉर्डर यानी जो किनारा है वो पोस्टीरियर बॉर्डर कहलाता है। अब एक है इसमें कोण यानी एंगल। एंगल किसे कहते हैं, दो बॉर्डर के या किनारों के मिलने से बनी संरचना। ठीक है, क्या कहलाता है, बॉर्डर कहलाता, वो सॉरी, कोण कहलाता है, एंगल कहलाता है। तो यहाँ पर दो बॉर्डर, एक तो इस जगह पे मिल रहे हैं, दो बॉर्डर इस जगह पे मिल रहे हैं, और एक दो बॉर्डर इस जगह पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन क्या हो गए, इसके एंगल हो गए। तो ये कहां पर है, सिर के पास है, तो इसलिए इसको बोल देंगे क्रेनियल एंगल। क्या बोल देंगे इसको, क्रेनियल कोण। पीछे वाला जो कोण है वो क्या कहलाएगा, कॉर्डल एंगल या कोण। और ये शरीर से दूर है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, डिस्टल एंगल या डिस्टल कोण। तो इस तरह से इसमें ये तीन कोण हो गए, और तीन क्या हो गए, इसके बॉर्डर हो गए, ठीक। अब हम बात करेंगे कि इसकी जो सरफेस है, ठीक है, लेटरल और मीडियल, उस पर कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, और जो ये डिस्टल भाग है, इस पर कौन कौन सी संरचनाएं उपस्थित होती है, ठीक। देखिए, तो जो ये वाली सतह हमें दिखाई दे रही है, ये वाली सतह कौन सी है, लेटरल सरफेस। तो लेटरल सरफेस पर क्या होता है, एक स्पाइन होता है, एक उभरा हुआ, उभरी हुई संरचना होती है, जिसे हम बोलते हैं स्पाइन। लेटरल सतह पर ये वाला जो भाग है, ये क्या है, उभरी हुई संरचना है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्पाइन कहते हैं। ये क्या हो गया, स्पाइन। तो अब स्पाइन ने क्या किया, इसकी लेटरल सतह को दो भागों में बांट दिया, एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर। एक सतह तो ये हो गई,
और दूसरी सतह ये हो गई। ठीक है, यानी इसकी जो लेटरल सतह है जो हमें बगल में खड़े होने पर दिखाई दे रही है, उस सतह को स्पाइन ने यानी एक उभार ने दो भागों में बांट दिया, आगे की ओर और पीछे की ओर। ठीक है, लेकिन इन दोनों में क्या है, आगे की जो सतह है वो छोटी है और पीछे वाली की चौड़ाई अधिक है। ठीक है, तो पहली चीज, जो बीचों बीच में जो संरचना है उसको तो हमने बोल दिया स्पाइन, लेकिन यही स्पाइन आगे चल करके एक नुकीला प्रवर्ध बनाता है, जिसे हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस यानी उभार। तो इसकी जो लेटरल सतह है उस पर जो स्पाइन उपस्थित है वह आगे चल करके क्या बना रहा है, एक नुकीला प्रवर्ध बना रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्रोमियन प्रोसेस। और यहां पर इस स्पाइन ने लेटरल सतह को जो दो भागों में बांटा, दो असमान भागों में बांटा, आगे वाले भाग को तो बोलते हैं हम सुप्रा स्पाइनस फोसा और पीछे वाले को बोलते हैं इंफ्रा स्पाइनस फोसा। ठीक है, फोसा का मतलब क्या होता है, गड्ढा। ठीक है, यानी हल्का सा घिसाव क्या कहलाता है, फोसा कहलाता है। अब देखिए, सुप्रा मीन्स आगे की ओर, किसके, स्पाइन के, तो इसलिए इसको नाम दे दिया सुप्रा मीन्स आगे, स्पाइनस माने स्पाइन के, और फोसा मीन्स गड्ढा। तो स्पाइन के आगे की ओर जो गड्ढा है वह क्या कहला रहा है, सुप्रा स्पाइनस फोसा। और इस स्पाइन के पीछे की ओर यानी इंफ्रा, किसके, स्पाइन के, तो इंफ्रा स्पाइनस फोसा। तो लेटरल सतह पर कौन कौन सी संरचनाएं हो गई, सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा। ठीक है, चलिए इसमें है नहीं। पार्श्व सतह पर या लेटरल सतह पर, ठीक है, कौन कौन सी संरचनाएं हो गई, एक तो हो गया स्पाइन, और इस स्पाइन से दो संरचनाएं बनी, कौन कौन सी, सुप्रा स्पाइनस फोसा, और दूसरी बनी पीछे की ओर इंफ्रा स्पाइनस फोसा। तो मेन चीज ये है कि स्पाइन के द्वारा दो प्रकार के फोसा बनते हैं, सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा। इनके मध्य का अनुपात कितना होता है, 1:3 होता है। यानी जो सुप्रा स्पाइनस फोसा है उसके 3 गुना बड़ा कौन सा होता है, इंफ्रा स्पाइनस फोसा बड़ा होता है। तो ये क्या हो गया, इन दोनों के मध्य का अनुपात 1:3 होता है। ठीक है, अब दूसरी सतह है मध्य सतह, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस प्लेन रहती है और उस पर बीचों बीच में एक धसाव रहता है, जिसे हम बोलते हैं सब स्केपुलर फोसा। तो मध्य सतह पर जो फोसा है वो कौन सा हो गया, सब स्केपुलर फोसा। तो स्केपुला में लेटरल सतह पर, पार्श्व सतह पर दो फोसा हैं, सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा। ठीक है, और जो दूसरी सतह है जो कि इस तरह से दिखाई होगी, पूरी सतह कैसी है, प्लेन मध्य सतह, और उस पर बीचों बीच में क्या रहता है, एक हल्का सा गड्ढा रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सब स्केपुलर फोसा कहते हैं। ठीक है, अब जो डिस्टल एंड है, इस वाले भाग पर कुछ संरचनाएं होती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, देखिए।
दूरस्थ सिरे पर उपस्थित संरचनाएं। तो यहाँ कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं? नंबर एक, ग्लिनॉइड कैविटी, यानी एक खांच होती है जिसमें ह्यूमरस का हेड आकर के फिट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लिनॉइड कैविटी। यहीं पर एक गोलाकार उभार होता है जिसे हम बोलते हैं ट्यूबर स्टेपुली। और यहीं पर एक तीसरी संरचना होती है कोरेकॉइड प्रोसेस। तो ये तीन संरचनाएं मुख्य रूप से डिस्टल एंड पर पाई जाती हैं या डिस्टल कोण पर उपस्थित होती है। अब ये तीन संरचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, ये हो गई स्कैपुला, ठीक है। अब जो ये वाली जो खांच है, ये वाला जो भाग है, ये तो हो गया ग्लिनॉइड कैविटी। और यहां पर जो ये उभार है, ये कहलाता है ट्यूबर स्टेपुली, ठीक है। इस ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर ही एक हल्का सा उभार पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूबर स्केपुली। और यहीं पर एक इसके मीडियल साइड में एक उभार और रहता है जिसे हम बोलते हैं कोरेकॉइड प्रोसेस। और इस तरह से तीन संरचनाएं इसके दूरस्थ सिरे पर उपस्थित होती हैं, ठीक है। तो जो स्केपुला है, मेन चीज कैसी है? त्रिकोणाकार अस्थि है। दूसरा, चपटी अस्थि है। इसकी पोजीशन की बात करें तो कैसी होती है? डाउनवर्ड और फॉरवर्ड होती है, यानी नीचे की ओर आती है और आगे की ओर गति करती हुई नीचे आती है, ठीक है। सरफेस की बात करें तो दो सरफेस होती हैं। एंगल की बात करें तो तीन एंगल होते हैं। कोण की बात करें तो तीन कोण होते हैं। अब इसकी जो पार्श्व सतह है, ठीक है, उसके बीचों बीच में, मतलब बीचों बीच में क्या, उसकी पार्श्व सतह पर एक स्पैन पाया जाता है जो इसकी पार्श्व सतह को 1:3 में बांटता है, ठीक है। आगे का जो भाग है वह सुप्रास्पाइनस फोसा कहलाता है और पीछे का भाग क्या कहलाता है? इंफ्रास्पाइनस फोसा कहलाता है। इन दोनों के मध्य का अनुपात 1:3 होता है। मध्य सतह पर एक हल्का सा गड्ढा होता है जिसे बोलते हैं सब स्केपुलर फोसा। और इस स्केपुला के दूरस्थ सिरे पर तीन संरचनाएं होती हैं। ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है, जिसमें क्या फिट होता है? ह्यूमरस का हेड फिट होता है, ठीक है। बाकी दो उभार होते हैं, ट्यूबर स्केपुली होता है और एक कोरिकॉइड प्रोसेस। इसको आप याद रखें कि कोरिकॉइड प्रोसेस, आगे कोरिकॉइड से रिलेटेड और आई गई एक टर्म, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कोरिकॉइड प्रोसेस, ट्यूबर स्केपुली, ग्लिनोइड कैविटी किससे संबंधित हैं? स्केपुला से संबंधित होती, ठीक है। अब देखिए, अब बात करें हम अलग अलग जानवरों की स्केपुला की, ठीक। एक्रोमिन प्रोसेस की हमने बात करी ही ली। एक्रोमिन प्रोसेस किसे कह रहे थे हम? कि जो ट्यूबर स्केपुल स्पाइन था, यही स्पाइन आगे चल करके यहाँ क्या बना रहा था? ये एक नुकीला प्रवर्ध बना रहा था। इस तरह से देखें हम यहाँ, तो ये क्या बन रहा है? यहाँ पर एक नुकीला उभार बन रहा है जिसे हम क्या कह रहे हैं? एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए, गाय में जो स्पाइन है वह लेटरल सतह को, यानी सुप्रास्पाइनेटस फोसा और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा को किस अनुपात में बांटता है? 1:3 में बांटता है। वहीं घोड़े में यह स्पाइन इसकी लेटरल सतह को 1:2 में बांटता है। और कुत्ते में यह स्पाइन जो स्कैपुला की सतह है उसको दो बराबर भागों में, यानी 1:1 में बांटता है, ठीक है। ये तो हो गई स्पाइन से संबंधित बात। दूसरा है एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस क्या है? जो स्पाइन है वह दूरस्थ सिरे पर जाकर के एक नुकीला प्रवर्ध बनाता है, ठीक है। कौन? स्पाइन। जब दूरस्थ सिरे पर पहुंचा, इस सतह को बांटते बांटते, लेटरल सतह को बांटते बांटते दूरस्थ सिरे पर पहुंचा, तो अंत में क्या बना लेता है? नुकीला उभार बना लेता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? एक्रोमियन प्रोसेस कह रहे हैं।
तो एक्रोमियन प्रोसेस गाय में तो क्या है, प्रेजेंट, घोड़े में यह है अनुपस्थित होता है। ठीक है, कुत्ते में उपस्थित तो होता है लेकिन छोटा होता है और साथ में ये ब्लंट होता है, यानी नुकीला नहीं होता है, भौंतरा होता है। ठीक, ट्यूबर स्केपुली की बात करें, जो कहां पर है, डिस्टल एंड पर होती है। ठीक है, कहां है, दूरस्थ सिरे पर। दूरस्थ भाग पर, या बोल सकते हैं डिस्टल कोण पर, एंगल पर, गोलाकार उभार के रूप में होती है। यह गाय में कैसी होती है, छोटी, और ग्लिनोड कैविटी के पास होती है। जबकि घोड़े में कैसी होती है, ये ट्यूबर स्केपुली बड़ी होती है और ग्लिनोड कैविटी से दूर होती है, और कुत्ते में भौंतरी होती है। ठीक है, और इस ट्यूबर स्केपुली के ही दूसरी साइड में, यानी मीडियल साइड में, एक नुकीला प्रवर्त पाया जाता है, उभार पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कोरेकॉइड प्रोसेस। गाय में यह छोटा होता है, घोड़े में ये अधिक विकसित होता है, और कोरेकॉइड प्रोसेस कुत्ते में क्या रहता है, एब्सेंट। तो जो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, वो एक तो बनता है स्पाइन के ऊपर, कि गाय भैंस में जो स्पाइन है वह इसकी लेटरल सतह को किस अनुपात में बांटता है, घोड़े की स्कैपुला को स्पाइन, ठीक है, किस अनुपात में बांटता है, और कुत्ते में जो स्पाइन है वो किस अनुपात में बांटता है। एक तो ये अपना अनुपात है, ये इंपॉर्टेंट। लेकिन जो ये अनुपात है वो किसका है, ये वाला भाग सुप्रा स्पाइनेटस का है, और पीछे वाला हो गया इंफ्रा स्पाइनेटस का। यानी जो इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा है वह बड़ा होता है, और सुप्रा जो होता है वह, सॉरी, सुप्रा छोटा होता है और इंफ्रा क्या रहता है, बड़ा रहता है। अगर वो इस तरह से पूछ ले कि गाय में इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा और सुप्रा स्पाइनेटस फोसा का अनुपात क्या होगा, तो फिर ये 3:1 हो जाएगा। ठीक है, आपको यही याद नहीं रखना है कि भाई 1:3 पूछा है तो वही सही होगा। अगर इनका क्रम पूछ लिया, यानी नाम कोई नहीं दे रहा है, तो 1:3 ही सही जाएगा। ठीक है, अगर पूछ ले, यानी नाम दे दे, यानी गाय की लेटरल सतह को स्पाइन, ठीक है, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा और सुप्रास्पाइनेटस फोसा के रूप में किस अनुपात में बांटता है, तो फिर यही चेंज क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, एक्रूमियन प्रोसेस किस प्रजाति में अनुपस्थित होता है, तो घोड़े में ये अनुपस्थित होता है। ट्यूबर स्केपुली किस प्रजाति में अधिक विकसित होती है, घोड़े में अधिक विकसित होती है। कोरेकॉइड प्रोसेस किस में अधिक विकसित होता है, घोड़े में अधिक विकसित होता है। कोरेकॉइड प्रोसेस किस में अनुपस्थित होता है, तो कुत्ते में कोरेकॉइड प्रोसेस अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई गाय, घोड़ा और कुत्ता। अब अगला बचा मुर्गा। तो मुर्गे में स्केपुला की क्या हाल है, देखिए, ये आ गया अपना मुर्गा। अब मुर्गे में स्केपुला कहाँ है, या हम डायग्राम में देखें तो यहाँ पर स्केपुला कहाँ है। ठीक है, यहाँ तो हम बात कर रहे थे शायद लेटरल साइड में है, ठीक है, क्रीनियोलेटरल एस्पेक्ट पर होती है, डाउनवर्ड फॉरवर्ड होती है, तो यहाँ कहाँ है, जो मुर्गा है उसमें स्केपुला हो गई आपकी ये वाला। ये क्या हो गई मुर्गे में, तो मुर्गे में स्केपुला को हम देखें, और ये जो ऊपर वाला ये सेरेटेड चल रहा है, ठीक है, ये क्या है, इसका कशेरुकदंड है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि जो मुर्गा है उसमें जो स्केपुला है वो कशेरुकदंड के कैसे है, समानांतर। ठीक है, स्केपुला क्या हो गई, कशेरुकदंड के समानांतर हो गई। और दूसरा, ये दिखने में जो होती है कैसी है, तलवार के नुमा होती है, तलवार के शेप में होती है। ठीक है, तीसरा, कि जो यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे थे ना स्केपुला में कि डिस्टल एंड पर ग्लीनोड कैविटी होती है। ठीक है, तो यहां पर पाया जाता है ग्लीनोड फोसा। कैविटी और फोसा दोनों में अंतर है। कैविटी क्या है, बंद संरचना है। ठीक है, प्याले नुमा क्या है, बंद संरचना है, जिसके अंदर ह्यूमरस का हेड आकर के फिट होता है। और फोसा का मतलब क्या होता है, गड्ढा। ठीक है, तो यहां पर जो उपस्थित होता है वो क्या चीज उपस्थित होता है, ग्लीनोड फोसा उपस्थित होता है। तो यह जो ग्लीनोड फोसा स्थित होता है ये किस किस से मिलकर के बना होता है, 3 अस्थियों से मिलकर के बना होता है, जहां पर ह्यूमरस का हेड आकर के फिट होता है। और ये वाला भाग हो गया ह्यूमरस का, ये क्या हो गया, ह्यूमरस हो गया। ठीक है, तो ह्यूमरस का हेड तो किस में आकर के फिट होता है नॉर्मली,
ग्लीन और कैविटी में। लेकिन मुर्गे में कौन सी स्थिति किस संरचना में आकर के फिट होता है? ग्लीन और फोसा में। और जो ग्लीन और फोसा है वो किस किस से मिलकर के बना होता है? देखो, पहली अस्थि तो एक तो हो गई यहाँ पर स्कैपुला हो गई, ठीक है। दूसरी हो गई ये वाली अस्थि जो ग्रीन वाली है, ये कोरिकोइड हो गई। और तीसरी हो गई यहाँ पर ये वाली वी शेप जो बनाती है, जिसे हम बोलते हैं फर्कुलम। दो अस्थियां होती हैं, तो दोनों तरफ ये क्लेविकल अस्थि उपस्थित होती है। तो क्लेविकल, कोरिकोइड और स्कैपुला, तीनों अस्थि मिलकर के ग्रीन और फोसा का निर्माण करती हैं, ठीक है। और इन तीनों अस्थियों के मिलने से, जैसे मान लो इधर से आ गई ये क्लेविकल आ गई, इधर से स्कैपुला आ गई, और ये हो गई आपकी कोरिकोइड। तो तीनों के बीच में यहाँ क्या रह जाता है? एक छिद्र रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं फोरामन ट्राइओसियम, ठीक है। अब देखते हैं मुर्गे के बारे में कौन कौन से पॉइंट हैं। पहली चीज कि जो मुर्गे की स्कैपुला है वो कैसी है? इलोंगेटेड और कशेरुकदंड के समानांतर होती है और तलवारनुमा होती है। तलवारनुमा होती है, ठीक है। दूसरा है ग्लीन और फोसा। सामान्यतः क्या होती है अन्य जानवरों में? ग्लीन और कैविटी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? ग्लीन और फोसा। तो आपसे पूछे कि ग्लीन और फोसा किस प्रजाति में उपस्थित होता है, तो किस में उपस्थित है? मुर्गे की स्कैपुला में स्थित होता है। किससे मिलकर के बना है? स्कैपुला से, कोरिकोइड अस्थि से और क्लेविकल अस्थि से। तीनों अस्थियों के मिलने से ये बनता है। और जब ये तीनों अस्थियां मिलती हैं, ये मान लो आ गई आपकी स्कैपुला, यहां से आ गई आपकी कोरिकोइड, और ये तीसरी अस्थि हो गई क्लेविकल। और यहां पर क्या रह जाता है? एक बीच में छिद्र रह जाता है, और इस छिद्र को ही हम क्या बोलते हैं? फोरामन ट्राइओसियम कहते हैं। फोरामन मीन्स छिद्र, और ट्राई माने तीन, ओसियम शब्द जो यूज होता है वो किसके लिए? अस्थियों के लिए होता है, ठीक है। तो फोरामन ट्राइओसियम का सीधा सा अर्थ हो गया तीन अस्थियों के मध्य छिद्र। तीन अस्थियों के मध्य छिद्र क्या कहलाता है? फोरामन ट्राइओसियम कहलाता है। जो कि किस में उपस्थित होता है? मुर्गे में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? स्कैपुला, कोरिकोइड और क्लेविकल अस्थि के बीच में उपस्थित होता है। ग्लीन और फोसा में कौन सी चीज आकर के फिट होती है? जो मुर्गा है उसके ह्यूमरस का हेड आकर के यहाँ पर फिट होता है, ठीक है। तो ये सब बातें हुई अपनी किसके बारे में? स्कैपुला के बारे में, ठीक है। अब देखिए अगली अस्थि, ये वाला डायग्राम देखें आप। इससे भी पहले चलो पहले पहले वाले को देखते हैं जिससे थोड़ा क्लियर होगा। ये वाला, ये तो हो गई अपनी पहली कौन सी? स्कैपुला, जिसके बारे में हमने इसकी जो पोजीशन थी वो पढ़ी थी डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, यानी यह नीचे की तरफ तो आ रही है लेकिन साथ साथ आगे की ओर गति कर रही है, ठीक है। अब दूसरी अस्थि है ह्यूमरस, ये जुड़ी रहती है किसके साथ? स्कैपुला के साथ। स्कैपुला के कौन से भाग के साथ? ग्लीनोड कैविटी के साथ। कौन सा जोड़ बनाती है? शोल्डर जॉइंट बनाती है, ठीक है। अब इसकी पोजीशन हम देखें, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और पीछे की ओर गति कर रही है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? जिस तरह से हम ऊपर वाली में बात कर रहे थे कि डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, उसी तरह से इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, क्योंकि ये पीछे की ओर आ रही है, ठीक है। नीचे की ओर आ रही है, ऊपरी सिरे से हम निचले सिरे की ओर आते हैं, तो यह इसकी जो डायरेक्शन हो जाती है वो कहाँ होती है? पीछे की ओर। तो इसलिए डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड इसकी पोजीशन होती है, ठीक। चलिए दूसरे नंबर की अस्थि है अपनी ह्यूमरस। किस प्रकार की अस्थि है? जिस तरह से हमने बात की थी कि जो अस्थियों के वर्गीकरण के अनुसार जो स्केपुला थी वो कैसी थी? फ्लैट बोन थी, चपटी अस्थि थी। उसी प्रकार से यह अस्थि भी इस प्रकार की अस्थि है, लॉन्ग बोन है, यानी लंबे प्रकार की अस्थि होती है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें दो सिरे हैं और एक
साफ्ट है, यानी एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस और डाइफाइसिस वाले भाग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। स्थिति की बात करें, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, जो कि हमने अभी बात की, और इसमें क्या रहेगा, एक साफ्ट रहेगी और दो सिरे रहेगी। तो दोनों सिरे यानी एक प्रोक्सिमल एंड और एक डिस्टल एंड यानी दूरस्थ सिरा। प्रोक्सिमल और डिस्टल से क्या मतलब है, भाई हम शब्द यूज कर रहे हैं प्रोक्सिमल और डिस्टल एंड, या निकटस्थ सिरा या दूरस्थ सिरा। तो देखो, जैसे हम ऊपर से शुरुआत हुई, तो ऊपर की तरफ का जो सिरा है, ठीक है, जो स्कैपुला के पास है या शरीर के ज्यादा पास होता है, तो वह क्या कहलाता है, प्रोक्सिमल एंड कहलाता है। और जो शरीर से दूर जा रहा है, ठीक है, वह सिरा क्या कहलाता है, दूरस्थ सिरा कहलाता है या डिस्टल एंड कहलाता है। ठीक है, तो प्रोक्सिमल एंड शरीर के पास वाला भाग, डिस्टल एंड यानी शरीर से दूर वाला भाग। ठीक है, और इसकी सतह की बात करें तो चार सतह होती हैं। ठीक है, लेटरल, मीडियल, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जैसे हम बात करें कि भाई अपनी जो ह्यूमरस है वो कौन सी है, ये वाली अस्थि। ठीक है, इस तरह से नॉर्मल पोजीशन हो गई अपनी। हमने बात की थी कि शरीर की वह काट जो शरीर को दो बराबर भागों में बांटती है, क्या कहलाती है, मध्य काट कहलाती है। ठीक है, तो शरीर की मध्य काट की ओर की सतह क्या कहलाती है, मीडियल सरफेस कहलाती है। ठीक है, कौन सी सतह कहलाती है, मीडियल सरफेस। और जो मध्य काट के अपोजिट साइड में, यानी ये वाली साइड कहाँ है, मध्य काट की ओर है, ये शरीर की मध्य काट हो गई, इसकी तरफ वाली सतह कौन सी हो गई, ये अंदर वाली, तो ये क्या कहलाएगी, मीडियल सरफेस। और इसके अपोजिट वाली जो बगल में है, वो क्या कहलाएगी, पार्श्व सतह, जिसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस। ठीक है, और आगे वाली जो सतह है इस अस्थि की, ये वाली, ये क्या कहलाएगी, एंटीरियर सरफेस कहलाएगी। और इसके जस्ट अपोजिट पीछे की ओर वाली सतह क्या कहलाएगी, पोस्टीरियर सतह कहलाएगी। इस तरह से जो ह्यूमरस है उसकी जो साफ्ट है, यानी निकटस्थ सिरा और दूरस्थ सिरे को छोड़ दिया जाए तो बीच वाला जो भाग है उसकी कितनी सतह होती हैं, चार। लेटरल, साइड वाली, मीडियल मध्य काट की ओर वाली, एंटीरियर आगे की ओर की, ठीक है, पोस्टीरियर यानी पीछे की ओर की। ठीक है, तो देखो हम लिख सकते हैं एक बार, लेटरल पार्श्व सतह है, मीडियल मध्य काट की ओर वाली, एंटीरियर आगे और पीछे वाली। तो इस तरह से ये चार सतह होती है, लेटरल, मीडियल, एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब यहां पर हम बात करें कि इसकी कौन सी सतह पर कौन सी संरचना उपस्थित होती है। ठीक है, और दूसरा है फिर इसके सिरे, सिरे पर कौन कौन सी संरचना है, देखो, प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड। ठीक है, निकटस्थ सिरा यानी ये वाला जो भाग है, इससे ऊपर वाला भाग, ये क्या क्या होगा, इसका प्रोक्सिमल एंड। और यहां से जो नीचे का भाग है ये क्या हो जाएगा, इसका डिस्टल एंड हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन कौन सी संरचनाएं उपस्थित होती हैं, या ये कहें कि ह्यूमरस से संबंधित संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं। अब जो ये हमें सतह दिखाई दे रही है, ये कौन सी है, लेटरल सतह। कौन सी है, लेटरल, यानी पार्श्व सतह हमें दिखाई दे रही है। ह्यूमरस की कौन सी सतह दिखाई दे रही है, हमें पार्श्व सतह दिखाई दे। इस पार्श्व सतह पर हमें कौन कौन सी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, देखो, यहाँ पर एक ये जो लाइन बन रही है इस तरह से, एक तो ये लाइन आ गई है, ठीक है, और दूसरी लाइन हो गई ये वाली। इनके बीच में क्या रहती है, एक घुमावदार ग्रूव होती है, घुमावदार ग्रूव। तो घुमावदार के लिए शब्द हम कहते हैं क्या, स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल मीन्स घुमावदार। और ग्रूव किसे बोलते हैं, गड्ढा। जो लंबा गड्ढा होता है या खांच होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रूव कहते हैं। और ये किसके लिए होती है, मांसपेशियों के लिए होती है। तो इसलिए इस भाग को हम क्या बोल देते हैं, मस्क्यूलो स्पाइरल ग्रूव। तो पहली संरचना लेटरल सतह पर क्या हो गई, मस्क्यूलो
स्पाइरल ग्रुप। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा कि निम्न में से कौन सी संरचना ह्यूमरस से संबंधित है। सरफेस वगैरह के बारे में ज्यादा नहीं आएगा आपके एग्जाम में कि भाई कौन सी सतह पर है। मेन चीज तो हमें यही याद रखनी है यहाँ पर कि भाई जो ह्यूमरस अस्थि है उससे संबंधित संरचनाओं के क्या नाम है, और स्कैपुला से संबंधित जो अस्थियां, तो स्कैपुला जो अस्थि है उससे संबंधित संरचनाएं कौन कौन सी। ठीक है, तो मस्कुलो स्पाइरल जो ग्रुव है वो किससे संबंधित है, ह्यूमरस से संबंधित होती है। ठीक है, लेकिन आगे दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो, रट्टाफिकेशन ना करना पड़े, हमें याद रहे ठीक है कहाँ पढ़ी कैसे पढ़ी, तो उसके लिए थोड़ा सा हम क्या है आपके इस तरह से समझाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो जो मस्कुलो स्पाइरल ग्रुव है वो कौन सी सतह पर है, लेटरल सतह पर है। ठीक है, और क्योंकि मस्कुलो यानी मांसपेशी के लिए है, स्पाइरल यानी ये घुमावदार होती है, ग्रूव यानी घुमावदार गड्ढा होता है, इस तरह से घुमावदार ये चली जाती है, यानी लेटरल सतह से शुरू होती है और एंटीरियर सतह पर क्योंकि आगे की ओर चली जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव। अब इस ग्रूव का जो ऊपरी वाला किनारा है, ये जो क्योंकि ग्रूव है गड्ढा है, मतलब घुमावदार क्या है, खांच हो गई है, एक लंबा गड्ढा हो गया, तो इसका जो साइड वाला किनारा है वो तो उठाए रहेगा। ठीक है, वो क्या रहता है, उठा हुआ रह। इस किनारे को हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट ऑफ ह्यूमरस के नाम से जानते हैं। क्रेस्ट ऑफ ह्यूमरस, क्रेस्ट माने लंबा उभार, तो इसका किनारा है वो कैसा होता है, उभरा हुआ रहता है और लंबा किनारा है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, क्रेस्ट किसके ऊपर है, ह्यूमरस के ऊपर है, तो क्रेस्ट ऑफ ह्यूमरस। अब इसी क्रेस्ट ऑफ ह्यूमरस पर बीचों बीच में उस क्रेस्ट ऑफ ह्यूमरस से ऊंचा भी एक उभार होता है, गोलाकार एक वहां पर उभार पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। क्या कहते हैं, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ठीक है, तो ये जो तीनों संरचनाएं किससे संबंधित हो गई, इसकी सतह से, लेटरल सतह से संबंधित होती है। मस्कुलो स्पाइरल ग्रुव, मस्कुलो स्पाइरल ग्रुव का ऊपर का जो किनारा है उसे क्रेस्ट ऑफ ह्यूमरस कहते हैं। क्रेस्ट ऑफ ह्यूमरस पर भी एक उभरा हुआ स्थान होता है, जिसे हम बोलते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी सतह के बारे में। ठीक, अब आगे बात करते हैं इसके प्रोक्सिमल एंड यानी निकटस्थ सिरे के बारे में। निकटस्थ सिरा, तो यहां पर कौन कौन संरचनाएं उपस्थित होती हैं, नंबर एक हेड यानी गोलाकार उभार, नेक उसके नीचे का सकरा भाग, ट्यूबरोसिटी यानी हेड के अलावा जो अन्य उभार होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, ट्यूबरोसिटी कहते हैं। जैसे बात करें इस डायग्राम में, तो ये वाला जो भाग है ये तो पूरा हो गया उभार, और ये जो यहाँ पर अन्य उभार हैं ये क्या कहलाते हैं, इसकी ट्यूबरोसिटी कहलाते हैं। ठीक है, इनको लेटरल मीडियल ट्यूबरोसिटी के नाम से बोल दिया जाता है, जिस साइड में होती हैं उस हिसाब से। तो ये क्या हो गई, इसकी ट्यूबरोसिटी हो गई। ठीक, तो बात करते हैं इसके डिस्टल एंड की। तो जो दूरस्थ सिरा है वहां पर कौन सी संरचना उपस्थित होती हैं, तो यहाँ पर एक संरचना होती है बंद मुट्ठी के समान संरचना। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्डाइल। जो बंद मुट्ठी के समान संरचना होती है उसे हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्डाइल कहते हैं। और इसके कॉन्डाइल के साइड में यहीं पर ये वृद्धियां होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एपी कॉन्डाइल। ठीक है, तो इस तरह से कौन कौन सी संरचनाएं हो गई दूरस्थ सिरे पर, कॉन्डाइल और एपी कॉन्डाइल। ठीक है, तो कॉन्डाइल दो होते हैं, बंद मुट्ठी के समान संरचना होती है, बंद मुट्ठी के समान संरचना क्या कहला रही है, कॉन्डाइल कहला रही है। और इसके दो भाग हो गए, यानी साइड वाला लेटरल और अंदर वाला मीडियल। तो दो कॉन्डाइल हो गए, लेटरल और मीडियल। अब यहीं पर दो फोसा होते हैं, गड्ढे होते हैं, एक होता है रेडियल फोसा और एक होता है ऑलिक्रेनन फोसा।
जो आगे की ओर होता है उसे तो हम बोलते हैं, यानी क्रेनियल साइड पर जो होता है उसे तो हम बोलते हैं रेडियल फोसा, और पीछे की ओर जो पोस्टीरियर सतह पर होता है उसे हम बोलते हैं ऑलिक्रेनन फोसा। ठीक है, तो ये तो हो गया क्रेनियल भाग पर। और ये हो गया कॉर्डल भाग पर या पोस्टीरियर सतह पर। पोस्टीरियर क्रेनियल नहीं, एंटीरियर और पोस्टीरियर कहेंगे। ठीक है, अब जो रेडियल फोसा है, ठीक है, इसमें जो रेडियस अस्थि है, रेडियस अस्थि का कोरेनॉइड, एक शब्द है कोरेनॉइड, ये इंपॉर्टेंट है। एक हमने पढ़ा था कोरेकॉइड, तो ये क्या है कोरेनॉइड, और किसका भाग है रेडियस अस्थि का कोरेनॉइड प्रोसेस आकर जुड़ता है या फिट होता है। ठीक है, और जो ऑलिक्रेन प्रोसेस है, ठीक है, इसमें अल्ना अस्थि का, ठीक है, ऑलिक्रेनन भाग का एनकोनियस प्रोसेस, एनकोनियस प्रोसेस फिट होता है। कैसे होता है आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई जो ह्यूमरस है उसके आगे की ओर का फोसा और पीछे की ओर का फोसा, यानी आगे की ओर का जो गड्ढा है इस जगह पर, इन जो कॉन्डाल्स के ऊपर, उसे हम बोलते हैं कोरोनॉइड फोसा या रेडियल फोसा के नाम से बोल देते हैं, क्योंकि रेडियस का कोरोनॉइड प्रोसेस आकर के फिट होता है। और पीछे की ओर का जो गड्ढा होता है उसे हम बोलते हैं ओलिक्रेनन फोसा। ठीक है, अब देखिए आइए, अब अलग अलग बात करें हम कि अलग अलग स्पीसीज में और क्या अंतर होता है। तो पहला अंतर हो गया मस्क्यूलो स्पाइरल ग्रूव का, जो कि गाय में क्या है विकसित है, ठीक है, ठीक ठाक पाई जाती है। लेकिन जो घोड़ा है उसमें क्या होता है कि यह मस्क्यूलो स्पाइरल जो ग्रूव है गहरी पाई जाती है, जिससे कि इस क्षेत्र की जो मांसपेशियां हैं वो अच्छी तरह से इस मस्क्यूलो स्पाइरल ग्रूव में फिट हो सके हैं, अच्छी तरह से जुड़ सके। ठीक है, तो घोड़े में कैसी होती है गहरी होती है, और कुत्ते में कैसी हो गई मस्क्यूलो स्पाइरल ग्रूव अविकसित होती है। दूसरा डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, ठीक है, जो क्या था क्रेस्ट ऑफ ह्यूमरस पर उभार था, वो विकसित होता है गाय में, घोड़े में और भी अधिक विकसित होता है, और कुत्ते में कम विकसित होता है। ठीक है, तीसरी संरचना है न्यूट्रिएंट फोरामन। फोरामन मीन्स छिद्र, किसके लिए होता है ये, जो तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, और रक्त वाहिनियां यहां से प्रवेश अस्थि के अंदर क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, अस्थि के अंदर क्या करती हैं प्रवेश करती हैं। तो ये कौन सी सतह पर होता है न्यूट्रिएंट फोरामन, गाय में पश्च सतह पर होता है, घोड़े में मध्य सतह पर होता है, और कुत्ते में पश्च सतह पर होता है। ठीक है, तो घोड़े का याद रखना है कहां पर है ये, मध्य सतह पर होता है। अगला पॉइंट गाय से संबंधित नहीं है, ठीक, क्योंकि इसमें क्या है कि जो एक संरचना होती है बाइसिपीटल ग्रुप, ठीक है, तो वो यहाँ पर ऐसी उपस्थित नहीं होती। लेकिन घोड़े में क्या होता है कि बाइसिपीटल ग्रुप दो भागों में बटी हुई होती है। ठीक है, जो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, ट्यूबरोसिटी पढ़ रहे, इन यहाँ पर दो ट्यूबरोसिटी के मध्य क्या पाई जाती है, एक ग्रुप पाई जाती है जो इनको अलग अलग करती है, जिसे हम बोलते हैं बाइसिपीटल ग्रुप। तो नाम याद रखना है, बाइसिपीटल ग्रुप यहाँ उपस्थित तो है, लेकिन घोड़े में बाइसिपीटल ग्रुप दो भागों में बटी हुई होती है। कुत्ते में
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दोबारा आने की संभावना है, सुप्राट्रोक्लियर फोरामन उपस्थित होता है। ठीक है, कुत्ते में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो इसी के ऊपर बनता है, सुप्राट्रोक्लियर फोरामन। फोरामन मीन्स आर पार छिद्र, किसी भी अस्थि के अंदर जो छिद्र है वो क्या कहलाता है, फोरामन कहलाता है। लेकिन कुत्ते में कहाँ होता है, देखिए अभी हम यहाँ बात कर रहे थे, आगे की ओर क्या है, कोरेनॉइड फोसा है, पीछे की ओर ओलिक्रेनन फोसा हो। तो कुत्ते में जो ये दोनों फोसा हैं, दोनों छिद्र हैं, ये क्या रहते हैं, आपस में कम्युनिकेट रहते हैं। ठीक है, यानी इनमें आर पार क्या हो जाता है, यानी इधर की तरफ का गड्ढा अंदर की तरफ धसा है, उधर की तरफ का गड्ढा अंदर की ओर है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, आर पार हो जाते हैं। तो इस तरह से दूरस्थ सिरे पर क्या हो जाता है, एक छिद्र बन जाता है, स्थि के आर पार क्या बन जाता है, एक छिद्र बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुप्राट्रोक्लियर फोरामन कहते हैं। तो सुप्राट्रोक्लियर फोरामन कहाँ पाया जाता है, कुत्ते में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, कोरेनॉइड फोसा व ओलिक्रेनन फोसा के मध्य छिद्र। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, सुप्राट्रोक्लियर फोरामन कहलाता है, या इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आर पार छिद्र यहाँ पर पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुप्राट्रोक्लियर फोरामन। ठीक, अगर हम मुर्गे की ह्यूमरस की बात करें, तो मुर्गे की ह्यूमरस में जो हेड है ह्यूमरस का, वो कैसा होता है, अंडाकार होता है। इसकी जो शाफ्ट होती है वो कैसी होती है, हल्की सी घुमावदार होती है। और मुर्गे में न्यूमेटिक फोरामन, यानी क्या होता है, ये वायवीय अस्थि होती है, यानी वायु कोश उपस्थित होता है, तो वायवीय अस्थि होती है, कौन सी, ह्यूमरस। ठीक है, तो किस किस प्रकार की अस्थि है, न्यूमेटिक प्रकार की अस्थि होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसके बारे में, ह्यूमरस के बारे में। तो ह्यूमरस के बारे में हमने क्या क्या चीजें बातें की, कि एक लंबी अस्थि है, ये लॉन्ग बोन है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें दो सिरे हैं, एक शाफ्ट है, यानी एपीफाइसिस और डाइफाइसिस वाला भाग हो गया, साथ में मेटाफाइसिस वाला भाग भी इसमें पाया जाता है। उसकी जो शाफ्ट है उसकी चार सतह हैं, लेटरल, मीडियल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। अब हम यहाँ पर जो बात करते हैं मुख्य रूप से लेटरल सतह की बात करते हैं। लेटरल सतह पर क्या पाई जाती है, एक घुमावदार खांच पाई जाती है, ग्रूव पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं मस्क्यूलो स्पाइरल ग्रूव। इस ग्रूव का जो ऊपरी किनारा है वो उभरा हुआ रहता है, जिसे हम बोलते हैं क्रेस्ट ऑफ ह्यूमरस। इस क्रेस्ट ऑफ ह्यूमरस पर एक गोलाकार उभार पाया जाता है। ठीक है, ट्यूब्रोसिटी पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी। ठीक, प्रोक्सिमल एंड पर बात करें, निकटस्थ सिरे पर बात करें, तो गोलाकार भाग हेड हो गया, इसके नीचे का सकरा भाग नेक हो गया, और इस हेड के साइड में क्या पाई जाती हैं, कुछ अन्य अतिवृद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, ट्यूब्रोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूब्रोसिटी कहते हैं। अब ये ट्यूब्रोसिटी भी एक खांच के द्वारा बटी हुई रहती हैं, जिसे हम बोलते हैं बाइसिपीटल ग्रूव। क्या कहते हैं, बाइसिपीटल ग्रूव। और यह बाइसिपीटल ग्रूव गाय भैंस में तो एक ही है, लेकिन घोड़े में कैसी रहती है, दो भागों में बटी हुई रहती है। ठीक है, दूरस्थ सिरे की बात करें, तो दूरस्थ सिरे पर बंद मुट्ठी के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्डाइल्स बोल रहे हैं। इन कॉन्डाइल्स के साइड में, ठीक है, अगल बगल में, यानी पार्श्व साइड में और मध्य काट की ओर, मीडियल साइड में क्या पाई जाते हैं, अतिवृद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम एपिकॉन्डाइल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन कॉन्डाइल के ऊपर आगे की ओर, यानी क्रेनियली और कॉर्डली पाए जा रहे हैं, दो फोसा पाए जा रहे हैं। आगे की ओर का फोसा कोरोनॉइड फोसा कहलाता है, और पीछे की ओर का फोसा क्या कहलाता है, ओलिक्रेनन फोसा कहलाता है। ठीक, और
जो कुछ अन्य डिफरेंस हैं वो क्या है कि घोड़े में जो न्यूट्रिएंट फोरामेन है वो मध्य सतह पर पाया जाता है। बाइसिपिटल ग्रुप दो भागों में बटी हुई रहती है। के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सुप्राट्रोक्लियर फोरामन पाया जाता है, जो कहाँ पाया जाता है, दूरस्थ सिरे पर कोरेनॉइड फोसा और पॉलीक्रेनल फोसा के बीच में पाया जाता है। मुर्गे में ह्यूमरस का हेड अंडाकार होता है, साफ्ट घुमावदार होती है, और मुर्गे की जो ह्यूमरस है उसमें एयर भरी हुई रहती है, वायु कोष होते हैं, या ये कहें कि मुर्गे की जो ह्यूमरस होती है वो न्यूमेटिक प्रकार की अस्थि होती है, वायवीय अस्थि होती है। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी किसके बारे में, ह्यूमरस के बारे में। अब बात करते हैं, अगली है रेडियस और अल्ना। ठीक है, यहां पर दोनों अस्थियों को हम साथ में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इन दोनों में से जो रेडियस अस्थि है वो अधिक विकसित होती है, जबकि जो अल्ना है वो कैसी होती है, अल्प विकसित या कम विकसित होती है। अब जिस तरह से ह्यूमरस लॉन्ग बोन थी, उसी प्रकार से ये भी क्या होती है, एक लंबी अस्थि होती है। अभी हम बात कर रहे हैं केवल और केवल रेडियस। इसमें एक शाफ्ट और दो सिरे होते हैं, और ये स्थिति की बात करें तो कैसी होती है, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, वर्टिकल स्थिति में ये होती है। कैसे, ये डाउनवर्ड फॉरवर्ड, ह्यूमरस डाउनवर्ड बैकवर्ड। अब ये हो गई तीसरी अस्थि, ये क्या है, रेडियस और अल्ना। तो ये कैसी होती हैं, स्ट्रेट कंडीशन में होती हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ तो होती हैं लेकिन स्ट्रेट ही इनको हम मान के चलते हैं, तो इसलिए इनकी जो पोजीशन है उसको हम क्या बोल देते हैं, वर्टिकल पोजीशन इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन कैसी हो गई, वर्टिकल। अब लंबी अस्थि है तो इसमें दो तो सिरे हो जाएंगे और एक क्या हो जाएगी, साफ्ट। साफ्ट की वही चार सतह हो जाएंगी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और मीडियल। ठीक है, तो यहां पर कितनी सतह हो गई, 1 2 3 और 4, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और मीडियल। और दो सिरे हो गए, प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड। अब यहाँ पर कौन कौन सी संरचनाएं हैं, या जो ये संरचना है इसमें रेडियस कौन सी है, अल्ना कौन सी। ठीक है, देखो, ये इस ऊपर वाले भाग को हम छोड़ दें यहां से, तो ये वाला जो पूरा भाग है जो मैं यहाँ रेड मार्किंग से बना रहा हूं, ठीक है, इधर का जो पूरा भाग है ये सब कौन सा है, रेडियस का भाग होता है। ठीक है, और जबकि हम जो येलो वाले भाग से बना रहे हैं, ये किसका भाग है, अल्ना का भाग होता है। ठीक है, तो देखिए इसकी जो पोस्टियर सतह है, ठीक है, रेडियस की पोस्टियर सतह किससे जुड़ी रहती है, अल्ना की एंटीरियर सतह से जुड़ी हुई रहती है। हमने यहाँ पर बात की कि जो रेडियस है वो कैसी है, ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, चार सतह होती हैं, जबकि जो अल्ना होती है वो होती है प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक यानी तीन सतह होती हैं। ठीक है, इस तरह से इसकी एंटीरियर सतह हो गई, और पीछे वाली दो सतह आपस में मिल जाती हैं, इस तरह से मिली रहती हैं, और आगे वाला जो ये खाली स्पेस है यहाँ पर अगली सतह एंटीरियर सतह होती है। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि इसकी जो अगर हम ऊर्ध्वाधर काट काटें तो इसकी इस तरह से तीन सतह होती है। ये इसकी एंटीरियर सतह, ठीक है, एक इसकी मीडियल सतह, और एक ये लेटरल सतह होती है। ठीक है, तो जो अल्ना है वह रेडियस के पीछे जुड़ी हुई रहती है। ठीक, अब पीछे की तरफ जुड़ी तो है लेकिन पूरी तरह से पीछे भी नहीं जुड़ी रहती, हल्का सा साइड में जुड़ी रहती है, इसलिए उसको बोल देते हैं हम पोस्टीरियो लेटरल एस्पेक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो जो पोस्टीरियर सतह है वो अल्ना की एंटीरियर सतह से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और लेटरल सतह अल्ना की जो सतह है उसके साथ मिलकर के क्या बना रही है, मस्क्यूलो स्पाइरल ग्रूव बनाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो कुल मिलाकर के जो रेडियस और अल्ना है दोनों आपस में क्या रहती हैं, फ्यूज रहती हैं पूरी लंबाई में। पूरी लंबाई में क्या है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं।
लेकिन दो जगह ऐसी होती हैं जहां पर ये एक दूसरे से क्या रहती हैं, अलग रहती हैं, यानी जुड़ी हुई नहीं रहती। एक जगह तो हो गई मान लो ये, ठीक है, और दूसरी जगह हो गई ये। तो जो रेडियस और अल्ना है, दोनों पूरी लंबाई में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। केवल दो जगह ऐसी होती हैं जहां पर ये एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं रहती। जिन स्थानों पर रेडियस और अल्ना जुड़ी हुई नहीं रहती हैं, उन जगहों को बोलते हैं हम इंटर ओशियस स्पेस। इंटर माने बीच में, ओशियस शब्द हो गया अस्थि के लिए, स्पेस माने जगह। तो दो अस्थियों के बीच का जो स्थान है वो क्या कहला रहा है, इंटर ओशियस स्पेस। ठीक है, ये पास वाला है, ये दूर वाला है, इसलिए यहां पर शब्द लगा दिया प्रोक्सिमल इंटरोशियस स्पेस, और इसको बोल दिया डिस्टल इंटरोशियस स्पेस। ठीक है, अब इसके प्रोक्सिमल सिरे की बात करें, निकटस्थ सिरा और दूरस्थ सिरा। निकटस्थ सिरे पर आर्टिकुलर सरफेस पाई जाती है, यानी संयोजी स्थल पाए जाते हैं। आर्टिकुलर सरफेस का मतलब हो गया संयोजी स्थल। और दूसरी भाग हो गया कोरोनॉइड प्रोसेस, जो किस में जाकर के फिट होता है, ह्यूमरस के कोरेनॉइड कोसा में। ह्यूमरस के कोरोनॉइड कोसा में जाकर के फिट होता है। और तीसरी चीजें हो गई ट्यूबरोसिटी। जो आगे का उभार वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, ट्यूबरोसिटी, जिसे हम क्या बोल देते हैं, रेडियल ट्यूबरोसिटी। क्यों, रेडियस अस्थि के ऊपर है, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं हम, रेडियल ट्यूबरोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, और दूरस्थ सिरे पर क्या होते हैं, तीन संयोजी स्थल होते हैं, क्योंकि इस सिरे पर आकर के क्या जुड़ती हैं, यहाँ पर आकर के जो कार्पल्स जो होती हैं, छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, वो यहाँ आकर के जुड़ती हैं। कार्पल्स से जुड़ने के लिए क्या होते हैं, संयोजी स्थल होते हैं। किसके लिए होते हैं, कार्पल के जुड़ने के लिए, कार्पल्स के जुड़ने के लिए। ठीक, और दूसरी अस्थि कौन सी है, अल, देखिए ये हो गई अल्ना अस्थि। ये कैसी है, कम विकसित अस्थि होती है, रेत के पश्च पार्श्व स्थिति में जुड़ती है। तो ये पोजीशन जो है याद रखनी है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियो लेटरल एस्पेक्ट। कैसे इसकी बात करें, ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये हाथ है, ठीक है, इस तरह से, तो इसकी ये कौन सी सतह हो गई, एंटीरियर सतह, ये पोस्टीरियर सतह, ये लेटरल, और ये मीडियल। ठीक है, ये मध्य काट की ओर वाली सतह कौन सी हो गई, मीडियल सतह, ये आगे वाली एंटीरियर, पीछे वाली पोस्टीरियर, ये लेटरल। तो ये हो गई अपनी रेडियस अस्थि। इसके पीछे जो अल्ना जुड़ती है, ठीक है, वो कहाँ जुड़ती है, पोस्टीरियो लेटरल, यानी पश्च सतह से भी जुड़ेगी और साथ में लेटरल सतह से भी जुड़ती है। तो इन दोनों सरफेस को कवर करते हुए जुड़ती है। कौन सी, अल्ना अस्थि, इससे रेडियस से। अल्ना का तो कौन सा भाग जुड़ रहा है, एंटीरियर सतह जुड़ रही है, आगे वाली सतह जुड़ रही है। लेकिन रेडियस के कौन से भाग से जुड़ रही है, पश्च सतह से भी जुड़ रही है और पार्श्व सतह से भी जुड़ती है। तो इसलिए हम यहां पर कह रहे हैं कि रेडियस से पश्च पार्श्व, यानी पिछली वाली सतह, और पार्श्व माने साइड वाली सतह, तो दोनों सतहों से ये जुड़ती है। तो इसको बोल देते हैं हम पोस्टेरियो लेटरल अवस्था। ठीक है, यहां पर आकर के ये अल्ना जुड़ती है। ठीक है, तो पोस्टीरियो, पोस्टेरियो, ठीक है, लेटरल, यानी पश्च पार्श्व स्थिति में जुड़ती है। इसकी जो साफ्ट है वो कैसी है, प्रिज्मेटिक, यानी त्रिकोणाकार होती है। इस तरह से हम बात कर रहे थे, तो इसलिए इसमें तीन सतह बन जाएंगी केवल, एंटीरियर, लेटरल और मीडियल।
इसके प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे यहां पर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो, जो येलो वाला भाग है, ये पूरा क्या है, अल्ना अस्थि है। ठीक है, इस अल्ना अस्थि का जो ये पीछे की ओर निकला हुआ उभार है पूरा, ठीक है, ये पूरा बड़ा सा जो उभार निकल रहा है, ये क्या कहलाता है, ऑलीक्रेनन प्रोसेस कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑलीक्रेनन प्रोसेस। तो कौन से भाग पर है ये, निकटस्थ सिरे पर है। तो पहली संरचना तो हो गई ऑलीक्रेनन प्रोसेस। दूसरा, ये अर्धचंद्राकार क्या बन रही है, यहां पर संरचना बन रही है, इसको हम बोल देते हैं सेमी ल्यूनर नोच। सेमी ल्यूनर नोच। और इस सेमी ल्यूनर नोच का ऊपर की ओर ये नुकीला प्रवर्त है, ये जो बन रहा है, ठीक है, ये कहलाता है एनकोनियस प्रोसेस। एनकोनियस प्रोसेस। तो इस तरह से ये तीन संरचनाएं कहां पर होती हैं, अल्ना के निकटस्थ सिरे पर उपस्थित होती हैं। और दूरस्थ सिरे पर एक हल्का सा नीचे की ओर उभार रहता है, जिसे हम बोलते हैं स्टाइलर प्रोसेस। जिसे हम क्या बोल रहे हैं, स्टाइलॉयड प्रोसेस। ठीक है, और रेडियस और अल्ना दोनों अस्थियां पूरी लंबाई में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, लेकिन दो स्थान ऐसे होते हैं जहां पर ये आपस में नहीं जुड़ी होती। उन स्थानों को हम बोलते हैं इंटरओसियस स्पेस। जो शुरुआत में होता है उसे प्रोक्सिमल इंटरओसियस स्पेस, और जो दूर होता है उसे क्या बोल देते हैं, दूरस्थ इंटरओसियस स्पेस। तो इंटरओसियस स्पेस क्या है, दो अस्थियों के मध्य ऐसा स्थान जहां पर अस्थियां आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। ठीक है, वह स्थान क्या कहलाता है, इंटरओसियस स्पेस कहलाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इंटरओसियस स्पेस किसे कहते हैं, दो अस्थियों के मध्य वह स्थान जहां वे नहीं जुड़ती हैं। दो अस्थियों की जगह पर हम शब्द यूज करेंगे मुख्य रूप से रेडियस अल्ना। रेडियस अल्ना के मध्य। ठीक है, वह स्थान जहां वे नहीं जुड़ती, तो वह स्थान क्या कहलाता है, इंटरओसियस स्पेस कहलाता है। तो गाय भैंस की हम बात करें, तो गाय भैंस में इंटरओसियस स्पेस कितने होते हैं, दो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि गाय भैंस की जो रेडियस अल्ना है वह दो जगह पर आपस में नहीं जुड़ी रहती, बाकी की पूरी लंबाई में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। घोड़े की बात करें, तो जो घोड़ा है, घोड़े में इंटरओसियस स्पेस कितना है, एक। ठीक है, कुत्ते में भी कितना है, एक। मुर्गे में भी कितना है, एक। तो जो मुर्गे की अस्थि है वो तो केवल सिरों पर ही जुड़ी रहती है। ठीक है, इंटरओसियस स्पेस कैसा है इसका, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बाकी घोड़े में और कुत्ते में क्या है, एक। यानी केवल एक जगह ऐसी होती है जहां पर ये आपस में जुड़ी हुई नहीं रहती है, बाकी पूरी लंबाई में जुड़ी हुई रहती हैं। जबकि जो मुर्गा है, मुर्गे में रेडियस और अल्ना इसमें लिखा हुआ है या नहीं है, आगे देखते हैं, ठीक है, नहीं है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, मुर्गे में रेडियस व अल्ना केवल सिरों पर जुड़ी रहती है, केवल सिरों पर जुड़ी होती है। ठीक है,
तो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में, रेडियस अल्ना के बारे में। ठीक, अब देखिए रेडियस अल्ना के बाद अगला भाग क्या आता है, कार्पल्स। और कार्पल्स क्या है, ये छोटी छोटी अस्थियां होती हैं जो दो पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी अस्थियों के बीच में होती हैं, ऊपर की तरफ तो आ गई ये वाला भाग अपने, ये तो आ गया रेडियस अल्ना, और आगे की तरफ आ गई मेटाकार्प। तो बीच में जो कलाई वाला भाग है, यहाँ पर क्या है, ये छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, दो पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। इन छोटी छोटी अस्थियों को ही हम क्या बोलते हैं, कार्पल्स कहते हैं। ठीक है, तो कौन मतलब किस प्रजाति में कितनी होती हैं और कैसे व्यवस्थित होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज, रेडियस अल्ना कहां पर स्थित है, सॉरी, जो कार्पल्स हैं कहाँ स्थित हैं, रेडियस अल्ना और मेटाकार्पल के मध्य उपस्थित होती हैं। और क्या है, ये छोटी छोटी अस्थियां होती हैं। कितनी पंक्तियों में व्यवस्थित हैं, दो पंक्तियों में व्यवस्थित हैं। जो पास वाली पंक्ति है उसे हम बोल देते हैं प्रोक्सिमल रो, और दूर वाली पंक्ति को क्या बोल देते हैं हम, दूरस्थ पंक्ति या डिस्टल रो के नाम से जानते हैं, डिस्टल रो। तो इस तरह से क्या हो गई, ये दो रो हो गई। अब हम इनकी बात करें कि निकटस्थ पंक्ति में कौन कौन सी होती हैं। निकटस्थ पंक्ति में चार कार्पल्स होती हैं, रेडियल, इंटरमीडिएट, अल्नर और एसेसरी। ठीक है, और जबकि दूरस्थ पंक्ति में कितनी होती हैं, दो होती हैं। कौन कौन सी, ऑस मैग्नस होती है और एक होती है फोर्थ कार्पल। जो ऑस मैग्नस है वो सेकंड और थर्ड जो कार्पल है उससे मिलकर के बनी होती है। तो यहां पर हम देख सकते हैं किस तरह से व्यवस्थित हैं गाय भैंस में। ये वाली जो अस्थि है, ये तो कौन सी हो गई, रेडियस। और ये वाली अस्थि कौन सी हो गई जो साइड में आ रही है, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये हो गई अल्ना। अब रेडियस और अल्ना, और नीचे की तरफ हो गई मेटाकार्पल। तो इन दोनों अस्थियों के बीच में, यानी रेडियस अल्ना और मेटाकार्पल, इनके बीच में ये जो दो पंक्तियों में छोटी छोटी अस्थियां व्यवस्थित हैं, इनको ही हम क्या बोल रहे हैं, मेटाकार्पल, सॉरी कार्पल बोल रहे हैं। ठीक है, रेडियस अस्थि के नीचे, बिल्कुल। ठीक है, कहां पर आ गई ये, मीडियल साइड में आ गई। तो ये कहलाती है रेडियल कार्पल, पहली वाली। दूसरी वाली बीच में है, इसको बोल दिया हमने इंटरमीडिएट कार्पल। तीसरी ये हो गई अल्नर कार्पल, और ये चौथे नंबर की हो गई एसेसरी कार्पल। ये तो हो गई पहली पंक्ति। ठीक है, अब है दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति में हो गई ये सेकंड और थर्ड, जिसे हम बोलते हैं ऑस मैग्नस, और ये हो गई फोर्थ मेटाकार्पल। ठीक है, तो इस तरह से ये कितनी हो गई टोटल, 6 कार्पल होती है। तो गाय भैंस की हम बात करें, तो गाय भैंस में जो कार्पल्स की संख्या है वो कितनी है, 6 होती है, 6 होती है। ठीक है, वहीं हॉर्स की बात करें तो घोड़े में कितनी होती हैं, 7 होती हैं, और डॉग में कितनी होती हैं, 7 होती है। ठीक है, तो गाय भैंस में किस तरह से व्यवस्थित हैं, रेडियल, इंटरमीडिएट, अल्नर, एसेसरी। ठीक है, सेकंड और थर्ड एक साथ फ्यूज हैं, फोर्थ नंबर की अलग है। तो इस तरह से क्या हो गई ये, 6 सॉरी कार्पल्स होती हैं। वहीं घोड़े में ये कितनी हो जाती हैं, 7 हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 1 2 3 4 रेडियल, इंटरमीडिएट, अल्नर, एसेसरी, ये तो 4 होती ही होती हैं पहली पंक्ति में, लेकिन दूसरी और तीसरी जो है घोड़े में पृथक रूप से पाई करती है। ठीक है, वहीं कुत्ते में भी कितनी होती हैं, 7 होती हैं। कुत्ते में एक पहले नंबर की और आ जाती है अलग से। ठीक है, लेकिन रेडियल और इंटरमीडिएट फ्यूज हो जाती हैं, कैसे देख उसके बारे में बात करें। कार्पल्स, कार्पल्स की संख्या। सबसे पहले बात करें गाय, तो गाय में कितनी है, 6। और किस तरह से इनकी व्यवस्था को हम देखें तो इस तरह से हम मान सकते हैं
देखो, पहली हो गई आर फॉर रेडियल, आई फॉर इंटरमीडिएट, यू फॉर अल्नर और ए फॉर एसेसरी। ठीक है। और यहीं पर दूसरी और तीसरी गाय में कैसी पाई जाती है, फ्यूज पाई जाती है। और फोर्थ कैसी होती है, अलग से होती है। तो इस तरह से 6 कार्पल से गाय भैंस में पाई जाती हैं। वहीं घोड़े की बात करें हम, घोड़े में कितनी हो जाती हैं, 7। तो वो 7 कैसे हो जाती हैं, प्रथम पंक्ति में रेडियल, इंटरमीडिएट, अल्नर, एसेसरी। ठीक है। सेकंड अलग हो गई, थर्ड अलग हो गई और फोर्थ अलग हो गई। तो इस तरह से ये कितनी हो गई घोड़े के अंदर, टोटल 1 2 3 4। ठीक है। और ये 3, टोटल कितनी हो गई, 7। इस तरह से यहाँ पर प्रथम पंक्ति में 4, दूरस्थ पंक्ति में 2 इज इक्वल टू। ठीक है। अब हम बात करें कुत्ते की, तो इसमें भी कितनी पाई जाती हैं, 7। प्रथम पंक्ति की बात करें रेडियल और इंटरमीडिएट, ये फ्यूज हो जाती हैं। अल्नर अलग से रहती है, एसेसरी अलग से रहती है। लेकिन दूरस्थ पंक्ति में कितनी पाई जाती हैं घोड़े में, सॉरी कुत्ते में, 4 पाई जाती है। ठीक है। प्रथम पंक्ति में कितनी हो गई, 3 और दूरस्थ पंक्ति में हो गई 4। तो इस तरह से कुत्ते में कितनी पाई जाती हैं, ये 7 जो कार्पल्स पाई जाती है। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति में व्यवस्थित होती है। तो हम मुर्गे की बात करें, तो जो मुर्गा है, मुर्गे में जो निकटस्थ पंक्ति में पाई जाती हैं वो कितनी होती हैं, 2। लेकिन दूरस्थ पंक्ति की जो कार्पल्स हैं वो मेटा कार्पल्स के साथ जुड़ करके एक संरचना बनाती हैं, जिसे हम बोलते हैं कार्पो मेटा कार्पल। तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये कैसी रहती है, डी शेप की संरचना होती है। तो डी शेप की संरचना ये बनाती हैं, जिसे हम बोलते हैं कार्पो मेटा कार्पल। क्योंकि मुर्गे में यदि कार्पल्स की संख्या पूछे तो कितनी रहेगी, निकटस्थ पंक्ति में टोटल 2 ही हम बात करेंगे, क्योंकि दूरस्थ पंक्ति की अलग से नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि वो किसके साथ फ्यूज हो जाती हैं, मेटाकार्पल के साथ फ्यूज हो जाती हैं। तो अब बात करते हैं कि मेटाकार्पल क्या है। देखो, पहले वाले डायग्राम पे आते हैं हम। तो जो गाय भैंस में यहां से लेकर के ये वाली जो संरचना है, ये क्या होती है, मेटाकार्पल होती है। और यहाँ पर हमने जो गोला वाला भाग है, यहाँ पर कौन सी संरचनाएं पड़ी थी, कार्पल्स पड़ी थी, जो कि 2 पंक्तियों में यहाँ पर व्यवस्थित होती हैं। और ये संरचना क्या है, मेटाकार्पल्स होती हैं। ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं, देखो ये वाला डायग्राम देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या व्यवस्थित हो गई, यहाँ तक तो बात हो गई, हमने बात कर ली कार्पल्स तक। तो यहाँ से आगे ये जो संरचना है, ठीक है, नीचे खुर हो गई। ठीक है। सबसे नीचे वाला ये खुर हो गया। खुर में ये 2 डिजिट होती है नीचे की तरफ, जिनको हम क्या बोलते हैं, डिजिट। और इससे ऊपर की जो संरचना है, यह क्या कहलाती है, मेटाकार्पल कहलाती है। ठीक है। तो अब जो मेटाकार्पल है वो कहाँ व्यवस्थित है, कार्पल्स के और फैलेंजेज के बीच में उपस्थित होती है। ठीक है। तो जो गाय भैंस है उसके पैर में कहाँ पर उपस्थित होती है, ये जो जहां से 2 डिजिट छड़ती हैं वहां से ऊपर वाली जो संरचना है वो क्या है, मेटाकार्पल होती है। हमारे हाथों में जो उंगलियां हैं, उंगलियों से पहले की जो संरचना है, ये वाली, इस उंगली की ये वाला संरचना हो गई, इस वाली की ये आगे ये हड्डी हो गई, इस वाली की ये हो गई पहली। तो ये जो भाग है अपना, ठीक है, ये किससे मिलकर के बना होता है, मेटाकार्पल से मिलकर के बना होता है। और ये जो कलाई वाला भाग है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, कार्पल से मिलकर बना हुआ है। और यहाँ पर जो उंगलियां हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिजिट। ठीक है। और ये डिजिट भी जो उंगली है 3 अस्थियों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है। एक सबसे आगे की तरफ, ये बीच वाली और ये, ठीक है, इसको बोलते हैं शुरुआत वाली फर्स्ट फैलेंज, इसको सेकंड फैलेंज, इसको थर्ड फैलेंज। इस तरह से होती हैं। तो वही चीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं
हमारे हाथ में तो कितनी मेटाकार्पल है? 5। लेकिन गाय भैंस में कितनी खुरी पाई जाती है? 2। दिखाई तो हमें एक ही देती है यहाँ पर शुरुआत में, जो मेटाकार्पल है दिखाई कितनी देती है? एक। लेकिन होती कितनी है वास्तविकता में ये? 2। क्योंकि जो दोनों मेटाकार्पल हैं वो आपस में कैसी रहती हैं? जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो इसका पता कैसे चलता है कि भाई ये दिखाई एक दे रही है, लेकिन ये दो मेटाकार्पल से मिलकर के बनी हुई संरचना है। क्योंकि हमने शुरुआत में पढ़ा था जब हम अस्थि की संरचना पढ़ रहे थे कि एक अस्थि में एक बोन मैरो पाई जाती है या मेडुलरी कैविटी पाई जाती है। तो जब हम इस भाग को काट करके देखते हैं तो हमें यहाँ पर दो बोन मैरो या मेडुलरी कैविटी दिखाई देती हैं। उससे हमें पता चलता है कि ये एक अस्थि ना होकर के कितनी है? दो। क्योंकि एक अस्थि में दो मेडुलरी कैविटी नहीं हो सकती। ठीक। दूसरा है, जहां पर दो अस्थियां जुड़ती हैं वहां पर क्या बनती है? एक एक लंबी खांच बनती है, ग्रूव बनती है। तो उसी तरह से यहां पर भी एक क्या पाई जाती है? इस तरह से ये ग्रूव पाई जाती है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि यह जो मेटाकार्पल है जो हमें दिखाई दे रही है, एक दिखाई दे रही है, ये एक ना होकर के दो अस्थियों के मिलने से बनी है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि मेटाकार्पल क्या है और किस किस तरह से क्या संरचना इसकी होती है। देखिए, तो मेटाकार्पल की बात करें तो यहां पर मेटाकार्पल को दो भागों में बांटा गया है, बड़ी मेटाकार्पल और छोटी मेटा। तो बड़ी मेटाकार्पल किन्हें कहते हैं? जो विकसित होती हैं उनको तो बोल देते हैं हम बड़ी मेटाकार्पल, और जो कम विकसित हैं उनको बोल देते हैं हम छोटी मेटाकार्पल। जैसे अपने हाथ में कितनी मेटाकार्पल हैं? 5। लेकिन गाय भैंस में कितनी पाई जा रही हैं? यहाँ पर आगे चल के देखें तो केवल 2 ही उँगलियां हैं। इसका मतलब बाकी की 3 उँगलियां कहाँ हो गई? अवशेषी के रूप में रह गई, यानी वो विकसित नहीं हुई, केवल 2 डिजिट ही क्या हुई? विकसित हुई। तो इसका मतलब कि 2 उँगलियां विकसित हुई, जो 2 मेटाकार्पल विकसित हुई, उनको तो हमने बोल दिया बड़ी मेटाकार्पल। और जो छोटी रह गई, विकसित नहीं हो पाई, उनको हमने बोल दिया छोटी मेटाकार्पल। तो जो गाय भैंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये वाला जो भाग है ये तो कहलाती है बड़ी मेटाकार्पल। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ में ही यहाँ साइड में एक अतिवृद्धि पाई जाती है अवशेषी रूप में। इस वाले भाग को हम बोलते हैं छोटी मेटाकार्पल। ठीक है, तो इस तरह से जो बड़ी मेटाकार्पल और दूसरी संरचना क्या हो गई? छोटी मेटा। अब इन उंगलियों को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, अब ये जो 5 नाम हो गए, इन 5 में से भाई ये कौन से नंबर की हैं? पहले नंबर की है, दूसरे नंबर की है, तीसरे की है, चौथी है या पांचवी है? ठीक है, तो इसका भी है यदि हम देखें तो कौन से नंबर की होती है? देखो, गाय में जो बड़ी मेटाकार्पल होती है, हमने बात की कि जो गाय है उसमें बड़ी मेटाकार्पल कितनी है? 2 होती हैं, लेकिन दिखाई हमें एक देती है। तो किस किस से मिलके बनी है ये? यहाँ पर ये बनी है थर्ड और फोर्थ मेटाकार्पल से मिलकर के बनी है। कौन कौन से नंबर की मेटाकार्पल से मिलकर के बनी है ये? थर्ड और फोर्थ नंबर की बड़ी मेटाकार्पल से मिलकर के ये संरचना मेटाकार्पल जो है ये बनी होती है। और जो छोटी मेटाकार्पल होती है ये कौन से नंबर की है? ये दूसरे नंबर की है। ठीक है, इस तरह से हम देखें कि ये हमारी क्या हो गई? 5 मेटाकार्पल होती हैं। फर्स्ट अंगूठे वाली, सेकंड इस उँगली की, थर्ड इस उँगली की, चौथी इस उँगली की और पांचवी इस उँगली की। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि जो दूसरे नंबर वाली है ये तो क्या बना रही है? यहाँ पर छोटी मेटाकार्पल बना रही है। शुरुआत में रह गई, पूरी तरह से विकसित नहीं हुई। ठीक है, यहीं पर अटक करके रह गई। और जो तीसरे और चौथे नंबर की हैं ये कहाँ जा रही हैं? आगे विकसित हो रही हैं और क्या बना रही हैं? बड़ी मेटाकार्पल बना रही हैं। क्योंकि गाय भैंस में इस तरह से पंजा थोड़ी पाया जाता है। ठीक है, कुत्ते की तरह या आदमी की तरह वहां पर क्या पाई जाती है? केवल 2 डिजिट पाई जाती हैं, यानी ये कहें कि 2 उंगलियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये केवल 2 उंगलियां ही गाय भैंस में क्या रहती हैं? पूरी तरह से विकसित होती हैं। इन 2 उंगलियों की जो मेटाकार्पल हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं? तीसरे और चौथे नंबर की। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये डिजिट हैं
ये भी कौन से नंबर की हैं? तीसरे और चौथे नंबर की डिजिट क्या रहती हैं? विकसित रहती हैं। ठीक है। अब इसके 3 से पहले कौन सी आती है? दूसरे नंबर की। तो दूसरे नंबर की जो मेटाकार्पल है वो कैसी रहती है? यहीं साइड में चिपकी रहती है, छोटी मेटाकार्पल के रूप में, अविकसित भाग के रूप में। तो गाय में जो बड़ी मेटाकार्पल है वो किससे मिलकर बनी है? तीसरे और चौथे नंबर की मेटाकार्पल से मिलकर के बनी है। और छोटी मेटाकार्पल किससे बनी है? दूसरे नंबर की मेटाकार्पल से बनी है। ठीक है। अब इसी तरह से हम घोड़े में बात करें तो घोड़े में जो बड़ी मेटाकार्पल होती है, ठीक है, वो कितनी होती है? एक, जो किसका भाग है? थर्ड मेटाकार्पल का। और छोटी मेटाकार्पल दो होती हैं, जो किसका भाग है? सेकंड और फोर्थ का। इसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले हम गाय की बात कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। तो देखो, गाय में बड़ी मेटाकार्पल है, जो तीसरी और चौथे नंबर की जो डिजिट है उसका भाग है, ये विकसित होती है। और सेकंड नंबर की क्या रहती है? कम विकसित होती है। और यही डिजिट जिन्हें हम बोलते हैं आगे चल के फैलेंज, इसको फर्स्ट, सेकंड फैलेंक्स और थर्ड फैलेंक्स, ये क्या पाई जाती हैं? विकसित पाई जाती हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई अपनी किसके बारे में? गाय के बारे में। अब देखिए, घोड़े में हम देखें तो घोड़े में साइड में इस तरह से अधूरी मेटाकार्पल पाई जाती हैं। जो बड़ी मेटाकार्पल है उसके साइड में दोनों तरफ क्या पाई जाती है? छोटी मेटाकार्पल पाई जाती है। क्योंकि घोड़े का पैर कैसा होता है? सिंगल होता है। तो गाय भैंस की तरह ऐसा नहीं होता कि दो डिजिट हो नीचे, कैसा रहता है? अकेली एक सिंगल खुरी होती है। ठीक है। और सिंगल खुरी ही वहां पर विकसित होती है। तो जो सिंगल खुरी वहां पर विकसित होती है वो कौन से नंबर की है? तो वो होती है, ये तो फैलेंजेस, थर्ड नंबर की। कौन से नंबर की विकसित होती है घोड़े में? थर्ड नंबर की खुरी विकसित होती है। इस तरह से हम बात करें, मान लो ये घोड़े की मेटाकार्पल है, तो ये कौन से नंबर की है? थर्ड नंबर की। और इसके साइड में दो छोटी मेटाकार्पल पाई जाती हैं इस तरह से, ये कौन से नंबर की हो गई? सेकंड और फोर्थ नंबर। तो इन छोटी मेटाकार्पल्स को ही हम क्या बोलते हैं? स्प्लिंट बोन बोलते हैं। और जो बड़ी बोन है, जो बड़ी मेटाकार्पल है, उसको हम बोलते हैं कैनन बोन। कैनन का मतलब होता है सामान्यतः तोप। ठीक है। क्योंकि जो अकेली हड्डी है वो तोप की तरह मजबूत है। इस तरह से हम इसको आइडिया लगा सकते हैं, पूरे शरीर को क्या कर रही है? ये उसके पूरे शरीर के वजन को सहन करती है। और स्प्रिंट किसे बोलते हैं? बांस की जो छप्पट होती हैं, ठीक है, जैसे प्लास्टर होता है ना, तो प्लास्टर के लिए जब हड्डी टूट जाती है तो बांस की छपटियों का यूज करते हैं उसको फिक्स करने के लिए। इसी तरह से बांस की छपटियों की तरह ही हड्डी के दोनों तरफ ये क्या रहती हैं? जुड़ी हुई रहती हैं। इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? स्प्लिंट बोन बोल देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर घोड़े में बड़ी मेटाकार्पल कौन बना रहा है? तीसरे नंबर की मेटाकार्पल बना रही है, यानी ये बीच वाली कार्पल क्या है? वहां पर विकसित है घोड़े के अंदर। बाकी की ये दोनों क्या बना रही हैं? दूसरी और तीसरे नंबर की स्प्लिंट बोन बना रही। कुत्ते में बात करें तो कुत्ते में जो बड़ी मेटाकार्पल है वो तीसरे और चौथे नंबर की होती है, यानी सबसे बड़ी, और सबसे छोटी होती है पहले नंबर की। ठीक। तो इस तरह से होती है कुत्ते में। मुर्गे में जो मेटाकार्पल हैं, तीनों आपस में कैसी रहती हैं? जुड़ी हुई रहती हैं। और दूरस्थ पंक्ति की कार्पल और मेटाकार्पल से जुड़ करके क्या बना रही हैं? डी शेप की संरचना, जो कि हमने अभी बात की थी, कार्पो मेटाकार्पल बना रही थी। ठीक है। तो ये बात हो गई किसके बारे में? मेटाकार्पल्स के बारे में। अब जो डिजिट कार्पल की विकसित है वही डिजिट किसकी विकसित होगी? पेलेंजेज की, यानी उंगलास्थियों की विकसित होती है। ठीक है। कैसे? देखिए, एक डिजिट में तीन अंगुलास्थियां पाई जाती है, फर्स्ट फैलेंक्स, सेकंड फैलेंक्स और थर्ड फैलेंक्स। ठीक है। गाय में हम बात करें कितनी डिजिट होती हैं? तो कैसे? एक डिजिट ये हो गई, यहां से लेकर के ये पूरी, और दूसरी डिजिट ये हो गई। ठीक है। इन दोनों को हम क्या बोल रहे हैं? डिजिट बोल रहे हैं। और एक डिजिट में
कितनी अंगुलास्थियां हैं? तीन। पहली अंगुलास्थि, दूसरी अंगुलास्थि और तीसरी अंगुलास्थि। ठीक है। अब जो ये डिजिट विकसित हैं, कौन कौन से नंबर की हैं? थर्ड और फोर्थ नंबर की डिजिट विकसित होती है। ठीक है। और अंगुलास्थियां कितनी हो गई? तीन। एक, दो, तीन, यानी फर्स्ट फैलेंक्स, सेकंड फैलेंक्स और थर्ड फैलेंक्स। ठीक। इसी तरह से यदि हम घोड़े की बात करें, तो घोड़े में डिजिट कितनी होती हैं? यानी एक ही डिजिट होती है, उसका एक ही खुर होता है। ठीक है, उसको बोल रहे हैं हम डिजिट। तो कितने खुर हैं घोड़े में? एक। और वो कौन से नंबर की है? थर्ड नंबर की। ठीक। अब आपने देखा होगा कि जो गाय है, उसमें जो पैर होता है, उसका खुरी जो होती है, उसके ऊपर पीछे की तरफ छोटे छोटे से उभार रहते हैं, सींग जैसे। ठीक है। गाय भैंस में जो पैर हैं, उनके पीछे की ओर क्या रहते हैं? सींग जैसे, गांठ जैसी संरचनाएं होती हैं। तो उन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? ड्यूक्लोविक्टिव। ठीक है। और जो ड्यूक्लो हैं, ये किसके अवशेषी भाग होते हैं? ये दूसरी और पांचवें नंबर की जो डिजिट है, उसके अवशेषी भाग होते हैं। तो इस तरह से माने कि भाई गाय भैंस में जो तीसरे और चौथे नंबर की डिजिट थी, वो उसने खुर बना लिया। ठीक है। और साथ में दूसरे नंबर की और पांचवें नंबर की। ठीक है। ये जो दूसरे नंबर की हो गई और ये पांचवें नंबर की डिजिट हो गई। ये पीछे की तरफ क्या रह गए? अविकसित रह गए। और इन्होंने क्या बना ली? पीछे की तरफ गांठ जैसी संरचनाएं बना ली। उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूक्लो कहते हैं। उसी तरह से घोड़े के अंदर ड्यूक्लो के समान ही संरचना क्या पाई जाती है? अर्गट पाई जाती है। क्या बोलते हैं उसे हम? अर्गट। देखो, पहली हो गई ड्यूक्लो, दूसरी हो गई अर्गट। ड्यूक्लो किसमें पाई जाती है? गाय में पाई जाती है। अर्गट किसमें पाई जाती है? घोड़े में पाई जाती है। ये किसका अवशेष है? सेकंड व फिफ्थ अंगुलास्थि। अंगुलास्थि की जगह लिखेंगे हम डिजिट। डिजिट का अवशेषी भाग है। यानी दूसरे नंबर की और पांचवें नंबर की उंगली विकसित नहीं हो पाई, वो वहां ऊपर ही रह गई, और उसने जो अविकसित भाग है, उसने क्या बना लिया? ड्यूप्लो बना लिया। सींग जैसी छोटी छोटी गुंडीनुमा संरचनाएं बन जाती हैं। इसी तरह से घोड़े में, ठीक है, क्या पाई जाती है? अर्गट पाई जाती है। ठीक है। और जो अर्गट होती है घोड़े में, यहां पर तो कौन से नंबर की है? दूसरे और पांचवें नंबर की। लेकिन घोड़े में जो अर्गट होती है, वो कौन से नंबर की होती है? दूसरे और चौथे नंबर की होती है। क्योंकि यहाँ पर तीसरे नंबर की क्या रहती है? मेन विकसित फैले वो होती है इसकी डिजिट। तो दूसरे, सेकंड व फोर्थ डिजिट का अवशेषी भाग। ठीक है। ये बात हो गई ड्यूक लॉ और अर्गट के बारे में। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी एक, कैनन बोन। और एक थी स्प्लिंट बोन। जो बड़ी मेटाकार्पल है, जो क्या कर रही है? पूरी शरीर के वजन को ग्रहण कर रही है, सहन कर रही है, उसको तो बोलते हैं हम कैनन बोन। यानी सबसे मजबूत अस्थि है, उसके ऊपर पूरा वजन आ रहा है। ठीक है। और स्प्लिंट बोन किसे कह रहे हैं?
बड़ी मेटाकार्पल के बगल में, बड़ी मेटाकार्पल पार्श्व में या साइड में उपस्थित अविकसित छोटी मेटाकार्पल, छोटी मेटाकार्पल क्या कहलाती हैं? स्प्लिंट बोन कहलाती हैं। ठीक है। जिस तरह से, जैसे मान लो कि हमने अभी देख रहे थे यहाँ, ये मान लो ये तो हो गई बड़ी मेटाकार्पल। ठीक है। बड़ी मेटाकार्पल। अब इसी के बगल में यदि मान लो अविकसित कोई कार्पल पाई जाती हैं, ये छोटी मेटाकार्पल हैं, जो कैसी हैं, पूर्ण लंबाई में विकसित नहीं है, और ये कहाँ है, इस बड़ी मेटाकार्पल से साइड में अटैच हैं, जुड़ी हुई हैं। तो इन मेटाकार्पल्स को, इन छोटी मेटाकार्पल्स को ही, जो जुड़ी हुई नहीं है, मतलब विकसित नहीं है, इन्हीं को बोलते हैं हम स्प्लिंट बोन। छोटी मेटाकार्पल, और इन छोटी मेटाकार्पल्स को हम क्या बोल देते हैं? स्प्लिंट बोन कह देते हैं। और बड़ी मेटाकार्पल को हम क्या बोलते हैं? कैनन बोन। ठीक है। तो इस तरह से ये बात हो गई ड्यूक्लो के बारे में, अर्गत के बारे में, कैनन बोन के बारे में, और स्प्लिंट बोन के बारे में। ठीक। अब अगला है इसमें मेनस। तो जो घोड़े में बड़ी मेटाकार्पल होती है, यहां लिख सकते हैं, घोड़े में बड़ी मेटाकार्पल को, अब देखो इस उंगलास्थि में हम देखें तो पहले नंबर की उंगलास्थि, दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की, यानी यहां पर भी तीन उंगलास्थि हैं, यहां पर भी तीन उंगलास्थि हैं, यहाँ पर भी 1 2 3 तीन उंगलास्थि हैं, यहाँ पर भी 1 2 3 तीन उंगलास्थि हैं, लेकिन यहाँ पर कितनी हो गई? 1 और 2। ठीक है। तो प्रथम नंबर की जो डिजिट है, अंगूठे वाली डिजिट है, उसमें कितनी उंगलास्थि हैं? मात्र दो अंगुलास्थि हैं। तो इस तरह से जो प्रथम डिजिट है, फर्स्ट डिजिट है, वो कैसी है? सबसे कम विकसित होती है, सबसे छोटी होती है। दूसरे नंबर की और पांचवें नंबर की कम विकसित होती है, यानी इनकी लंबाई कम है। जबकि बीच वाले तीसरी और चौथी जो डिजिट होती है, ठीक है, जो उंगली होती है, इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है। तो ये कैसी हो गई? सबसे बड़ी या सबसे विकसित। कौन कौन सी हैं? तीसरे और चौथे नंबर की। तो यही बात हम यहां पर कर रहे थे। ठीक है, कि थर्ड और फोर्थ क्या है? सबसे अधिक विकसित होती है। और सेकंड और फिफ्थ क्या है? शॉर्ट होती हैं, लेकिन जो फर्स्ट है वो सबसे कम विकसित होती है। ठीक है। तो वही 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 बात हमने यहां पर की है इस वाले डायग्राम में। ये घोड़े की मेटाकार्पल है। तो जो बड़ी मेटाकार्पल है, ये वाली, इसको तो हम बोल देंगे मेनस, घोड़े में। और जो छोटी मेटाकार्पल इससे जुड़ी रहती हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? स्प्लिंट बोन बोल देते हैं। ठीक। और इस तरह से जो पीछे की तरफ वाला भाग होता है, ये जो उभार निकला रहता है इस जगह पर, और गाय भैंस में कहां पर रहता है? इस वाले जोड़ में पीछे की ओर, दोनों तरफ जो उभार निकले रहते हैं। गाय भैंस में तो क्या बोल देते हैं? उनको ड्यूक्लो बोल देते हैं। और घोड़े में इसी वाले भाग को क्या बोल देते हैं? हम परगट कह देते हैं। ठीक है। और ये हो गई फर्स्ट फैलिंग्स, ये सेकंड फैलिंग्स, और ये थर्ड फैलिंग्स। जो थर्ड फैलिंग्स होती है वो किसके अंदर होती है? खुर के अंदर स्थित होती है। ठीक है। थर्ड फैलिंग्स थर्ड अंगुलास्थि खुर के अंदर स्थित होती है।
ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट आपका अग्रपाद कंप्लीट होता है। ठीक है। तो एक बार इसका थोड़ा सा रिवाइज करें हम अगले 5 मिनट में। सबसे पहले थी स्केपुला। ठीक है। स्केपुला की हम कैसी है, चपटी अस्थि है। पोजीशन कैसी है, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड है। दो सतह हैं, एक लेटरल है और दूसरी मीडियल है। लेटरल सतह पर स्पाइन है। ठीक है। और मीडियल सतह पर क्या होता है, एक गड्ढा पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं सब स्केपुलर फोसा। और लेटरल साइड पर क्या है, एक कंटक पाया जाता है जो आगे चल करके एक्रोमियन प्रोसेस बनाता है। ठीक। और आगे का भाग सुप्रास्पाइनस फोसा और पीछे वाला इंफ्रास्पाइनस फोसा होता है। इसका आगे का नुकीला भाग एक्रोमियन प्रोसेस है। दूरस्थ सिरे पर एक गुहा पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है जिसे बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। यहाँ पर एक गोलाकार उभार है जिसे बोलते हैं ट्यूबर स्केपुली। इस ट्यूबर स्केपुली के साइड में, मीडियल साइड पर क्या पाया जाता है, एक नुकीला प्रवर्ध पाया जाता है जिसे बोलते हैं कोरेकॉइड प्रोसेस। ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, स्केपुला के बारे में। वहीं यदि हम बात करें मुर्गे की स्केपुला की, तो मुर्गे की स्केपुला में ग्लिनोड कैविटी के स्थान पर ग्लिनोड फोसा पाया जाता है। और यहाँ पर इस फोसा के अंदर एक छिद्र पाया जाता है जिसे बोलते हैं फोरामन ट्राइकोसियम, जो किस किस से मिलकर बना होता है, क्लेविकल, स्केपुला और कोरेकॉइड अस्थि से मिलकर के बना होता है। और जो मुर्गे की स्केपुला होती है वो तलवार की शेप होती है और कशेरुकदंड के समानांतर पाई जाती है। ठीक है। ये वाला इसके डायग्राम देखें हम इस तरह से। ठीक है। ये बात हम कर चुके हैं। दूसरी अस्थि है ह्यूमरस। ह्यूमरस लंबी अस्थि है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड पोजीशन में पाई जाती है। इसकी चार सतह हैं, लेटरल, मीडियल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। हम बात करते हैं इसकी लेटरल सतह की। लेटरल सतह पर एक ग्रुप पाई जाती है जिसको बोलते हैं मस्क्यूलोस्पाइरल ग्रुप। इस ग्रुप का जो ऊपरी किनारा है ये वाला, ये कहलाता है क्रेस्ट ऑफ ह्यूमरस। इसके ऊपर एक गोलाकार उभार पाया जाता है जिसे कहते हैं हम डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ठीक है। दूसरा इसका जो प्रोक्सिमल एंड है उस पर हेड हो गया, नेक हो गया और दूसरी हो गई ट्यूबरोसिटी। ये ट्यूबरोसिटी एक बाइसिपिटल ग्रुप के द्वारा दो भागों में बटी रहती हैं। ठीक है। और जो घोड़ा है उसमें बाइसिपिटल ग्रुप भी दो भागों में बटी हुई होती है। दूरस्थ सिरे की बात करें तो दूरस्थ सिरे पर बंद मुट्ठी के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्डाइल। कॉन्डाइल के साइड में अतिवृद्धि एपिकॉन्डाइल्स। कॉन्डाइल्स के आगे की ओर एक गड्ढा पाया जाता है और एक गड्ढा पाया जाता है पीछे की ओर पोस्टीरियर सतह पर। आगे का गड्ढा कोरोनॉइड फोसा कहलाता है या रेडियल फोसा कहलाता है। पीछे का जो फोसा है वो कहलाता है ओलिक्रेनन फोसा। ठीक है। रेडियल फोसा में रेडियस अस्थि का कोरोनॉइड प्रोसेस आकर के फिट होता है और ओलिक्रेनन फोसा में अल्ना अस्थि का एंकोनियस प्रोसेस आकर के फिट होता है। ठीक है। और अंतर में जो कुत्ता है उसमें जो कोरोनॉइड फोसा है या रेडियल फोसा हम कहें उसे, और दूसरा ओलिक्रेन फोसा, दोनों छिद्र क्या रहते हैं, आर पार रहते हैं। ये वाला जो यहाँ पर छिद्र होता है इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है। दोनों गड्ढों के बीच में क्या है, एक छिद्र होता है जिसे हम बोलते हैं सुप्राट्रोक्लियर फोरामन। ठीक। नेक्स्ट, रेडियस। रेडियस और अल्ना दोनों अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है। जिसमें से रेडियस अधिक विकसित है, अल्ना कम विकसित है। ठीक। दोनों अस्थियां केवल दो जगह ऐसी हैं जहां पर एक दूसरे से अलग रहती हैं। आवाज आ रही है ना? आ रही है साहब। चलो ठीक है। तो दोनों अस्थियां दो जगह ऐसी होती हैं जहां पर ये आपस में जुड़ी हुई नहीं रहती हैं। इन दोनों जगहों को बोलते हैं हम इंटरओसियस स्पेस। ठीक है। यानी दो अस्थियों के बीच का रिक्त स्थान क्या कहलाता है, इंटरओसियस स्पेस। और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अल्ना है वह रेडियस से किस स्थिति में जुड़ती है, तो वो जुड़ी होती है पश्च पार्श्व स्थिति में, पोस्टीरियो लेटरल आस्पेक्ट पर जुड़ी हुई रहती है। ठीक है। अल्लाह की जो साफ्ट होती है वो कैसी होती है, प्रिज्म के आकार की, यानी त्रिकोणाकार
होती है। अब इनमें स्ट्रक्चर की बात करें तो जो रेडियस है, रेडियस में कौन कौन सी होती हैं? प्रोक्सिमल एंड पर आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है, यानी किसी भी जुड़ने के लिए स्थान रहेगा उसे हम आर्टिकुलर स्पेस सरफेस कहेंगे। दूसरा है कोरोनल प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और तीसरी चीज होती है ट्यूबरोसिटी, क्योंकि यही कोरोनल प्रोसेस, ठीक है, कहां पर जाकर के जुड़ता है? ह्यूमरस के कोरोनल फोसा में जाकर के जुड़ता है। डिस्टल एंड पर कार्पल्स के जुड़ने के लिए स्थान होता है। अल्ना की बात करें, अल्ना में प्रोक्सिमल एंड पर 3 उभार होते हैं, ओलिक्रेनन प्रोसेस, एन्कोनियस प्रोसेस और सेमील्यूनर नोच। पीछे की ओर निकले हुए भाग को ओलिनन प्रोसेस कहते हैं। बीच में ये अर्धचंद्राकार जो नोच बनती है इसे सेमील्यूनर नोच बोलते हैं। और इस सेमील्यूनर नोच का आगे का नुकीला जो भाग होता है उसे एन्कोनियस प्रोसेस कहते हैं। और अल्ना का जो दूरस्थ सिरा है वो एक उभार के रूप में होता है जिसे हम बोलते हैं स्टाइलॉयड प्रोसेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। स्टाइलॉयड प्रोसेस किस अस्थि का भाग होता है? तो अल्ना का भाग होता है। यहाँ पर इंटरोसिस स्पेस की बात चल रही थी, तो गाय में 2 होते हैं, घोड़ा, कुत्ता और मुर्गा में क्या पाए जाते हैं? एक इंटरोसियस स्पेस पाया जाता है। कार्पल्स क्या है? छोटी छोटी अस्थियां होती हैं जो 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं, ठीक है। अब ये अस्थियां कौन कौन सी होती हैं? प्रथम पंक्ति की रेडियल, इंटरमीडिएट, अल्नर और एसेसरी होती हैं, यानी 4 होती हैं। दूरस्थ पंक्ति की दूसरी और तीसरी फ्यूज होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं संयुक्त रूप से ओस मैग्नस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको संयुक्त रूप से? ओस मैग्नस। और चौथी दूसरी हो जाती है फोर्थ कार्प, ठीक है। अब इनकी संख्या है वो इंपॉर्टेंट है। गाय में 6, हॉर्स में 7, कुत्ते में 8। मुर्गे में केवल निकटस्थ पंक्ति में पाई जाती हैं, ठीक है। इस वाली पंक्ति की क्या पाई जाती हैं? कार्पल्स पाई जाती हैं। दूसरी वाली पंक्ति की क्या हो जाती हैं? अगली वाली जो अस्थियां मेटाकार्पल, उनके साथ क्या हो जाती हैं? फ्यूज हो जाती हैं। और वहां पर एक डी शेप संरचना बनाती हैं जिसे हम बोलते हैं कार्पोमेटा कार्पल। इनकी व्यवस्था हम देखें तो अलग अलग जानवरों में इस तरह से ये पाई जाती है, ठीक है। मुर्गे में कितनी है? निकटस्थ पंक्ति में 2 और दूरस्थ पंक्ति की जुड़ जाती हैं। अगली संरचना होती है, अगली जो अस्थियां होती हैं वो होती है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल 2 प्रकार की होती हैं, बड़ी मेटाकार्पल और छोटी मेटाकार्पल। बड़ी मेटाकार्पल विकसित होती है, छोटी मेटाकार्पल कम विकसित होती है या अल्प विकसित होती है, ठीक है। बड़ी मेटाकार्पल को कैनन बोन बोलते हैं, छोटी मेटाकार्पल को स्प्लिंट बोन कहते हैं। गाय में हम बात करें बड़ी मेटाकार्पल की, तो बड़ी मेटाकार्पल की संख्या की बात करें, ठीक है, तो वो बनी होती है 2 से, ठीक है, जबकि दिखाई कितनी देती है? 1, ठीक। तो बड़ी मेटाकार्पल कितनी रहेंगी गाय भैंस में? 2। और किससे कौन कौन सी होती हैं? थर्ड और फोर्थ नंबर की होती हैं। छोटी मेटाकार्पल जो यहीं तक रहती है, अल्प विकसित रहती है, कौन से नंबर की रहती है? सेकंड नंबर की। घोड़े में बड़ी मेटाकार्पल की संख्या 1 और छोटी मेटाकार्पल की संख्या 2, ठीक है। इसी तरह से कुत्ते में जो सबसे बड़ी मेटाकार्पल तीसरी और चौथी होती है और सबसे छोटी होती है पहली, ठीक। और मुर्गे में जो 3 मेटाकार्पल होती हैं जो आपस में कैसी रहती हैं? जुड़ी हुई रहती हैं। और दूरस्थ पंक्ति की जो कार्पल है उसके साथ जुड़ करके इस शेप की संरचना क्या बनाती हैं? कार्पो मेटाकार्पल बनाती हैं, जो कि हमने कार्पल्स के समय पर हम यहाँ बात कर रहे थे, ठीक है। तो दूरस्थ पंक्ति की जो कार्पल्स हैं वो मेटाकार्पल्स के साथ जुड़ करके क्या बना रही हैं? कार्पो मेटाकार्पल बना रही हैं, जो कैसी रहती हैं? डी शेप की होती हैं। तो एक चीज यहाँ पर यह है जो आपको याद रखनी है कि मुर्गे में जो मेटाकार्पल्स हैं वो कितनी हैं? 3। और तीनों कैसी रहती हैं? आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। मेटाकार्पल्स की संख्या गाय में 2, घोड़े में 3, कुत्ते में 5 हो गई, मुर्गे में 3 हो गई और सूअर में कितनी होती हैं? 4। फैलेंजेज यानी उंगलास्थियां, यानी उनकी कितनी उंगलियां डिजिट हैं वो विकसित होती हैं, दिखाई देती हैं हमें, ठीक है। गाय भैंस में 2 खुर होते हैं, इसका मतलब 2 उंगलियां उसमें विकसित हैं। घोड़े में 1 खुर दिखाई देता है, इसका मतलब 1 उंगली विकसित है। कुत्ते में 5 दिखाई देते हैं, इसका मतलब उसमें पांचों जो डिजिट हैं वो विकसित होती हैं। लेकिन कौन सी ज्यादा विकसित है, कौन सी कम विकसित है, उसकी बात करें हम, तो प्रत्येक उंगली में 3 फैलेंजेज पाई जाती हैं, यानी 3 अस्थियां पाई जाती हैं, फर्स्ट फैलेंज, सेकंड फैलेंज और थर्ड फैलेंज। गाय में कितनी डिजिट हो गई? 2। अब वो कौन से नंबर की हैं?
तीसरे और चौथे नंबर की। ठीक है, घोड़े में कितनी डिजिट हैं? एक। कौन से नंबर की हैं? तीसरे नंबर की। और जो डिजिट विकसित है घोड़े में उसको बोलते हैं मेनस। ठीक है, और जो वहां अल्प विकसित रह गई, यानी जो हम जिसको क्या बोल रहे थे, छोटी मेटाकार्पल थी, उसको हम क्या बोल रहे थे? स्प्लिंट बोन बोल रहे थे। अब हम देखते हैं कि जो गाय भैंस हैं उनमें खुरों के पीछे क्या पाए जाते हैं? गोलाकार उभार पाए जाते हैं। ठीक है, पीछे की तरफ यहां पर इस तरह से, जिस तरह से यहां पर होता है घोड़े में। तो घोड़े में तो बोल देते हैं उसे अर्गट, और गाय भैंस में बोल देते हैं ड्यू क्लो। ठीक है, क्लो माने पंजे, एक तरह से खुर हो गया। तो ड्यू माने ओस। तो गाय भैंस जब पैरों से चलती है ना, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जो गाय भैंस के पंजे हैं, पंजों के पीछे छोटी छोटी सी जो गांठें होती हैं, क्रेटनीकृत, अत्यधिक क्रेटनीकृत होती हैं, सींग जैसी संरचनाएं होती हैं, गोल गोल। वो चरते समय जो छोटी घास होती है उसको टच करती हैं। ठीक है, उसकी ओस को टच करती हैं। ठीक है, ओस को ही हम क्या बोलते हैं? ड्यू। तो ड्यू क्लो। ठीक है, इस तरह से उसका नाम हो गया। हाँ जी, ये बात हो गई। और पहली डिजिट जो है घोड़े में अवशेषी पाई जाती है, इस पहली अवशेषी डिजिट को ही क्या बोलते हैं? हम घोड़े में चेस्टनट कहते हैं। ठीक है, कुत्ते के बारे में हमने बात करी ली कि कुत्ते में जो है पांचों डिजिट होती हैं, जिसमें से तीसरे और चौथे नंबर की सबसे ज्यादा विकसित होती है, और पहले नंबर की जो डिजिट है वो सबसे कम विकसित होती है। मात्र और मात्र इसमें दो उंगलास्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना जो गाय भैंस सभी का तुलनात्मक रूप से अग्रपाद यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट, पश्चपाद की जो अस्थियां, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। अब यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है तो आप बोल सकते हैं, क्लास काफी लंबी हो गई।